हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एक इंट्रोडक्शन मैंने समझाया था कि व्हाट इज हाइड्रोग्राफ बेसिकली। ये जो वीडियो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो किस तरह से अफेक्ट करता है, या फिर शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर भी इस प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर अगर मैं देखूं, लेट्स सपोज मैंने आपको फैक्टर में बताया था, दो तरह का फैक्टर बताया था। एक बताया था फिजियोग्राफिक फैक्टर, दूसरा बताया था क्लाइमेटिक फैक्टर। या फिर अगर उसको सिंपल टर्म्स में देखें तो मैंने एक बताया था कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा मैंने बताया था रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है जैसे शेप ऑफ कैचमेंट एरिया क्या है, साइज ऑफ कैचमेंट एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया का स्लोप क्या है, कैचमेंट एरिया में कितने सारे चैनल हैं, है ना। ये सारी चीजें, मतलब उसमें कितने सारे चैनल है जो वाटर को ड्रेन ड्रेन करते हैं। ओके, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में रेनफॉल का ड्यूरेशन हो गया, रेनफॉल का इंटेंसिटी हो गया, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया हो गया, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यूनिफॉर्मली है ना नॉन यूनिफॉर्मली है, ये सब चीजें। ओके, ये सब चीजों के कारण जो आपका हाइड्रोग्राफ आप बनाते हो ड्यू टू प्रिसिपिटेशन, ओके, जो उसका रन ऑफ रेस्पॉन्स है एट ए पर्टिकुलर सेक्शन नियर बाय आउटलेट ऑफ द कैचमेंट एरिया, जो आप हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते हैं, उस हाइड्रोग्राफ का जो शेप है उस पर ये सारे फैक्टर प्रभाव प्रभाव डालते हैं, और जिस कारण से उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे, ठीक है, जिससे रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो मेन मेन फैक्टर है। सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा हर एक एंगल से, हर एक तरीके से। क्लियर है? तो सबसे पहला फैक्टर हम, लेट्स सपोज कैचमेंट एरिया से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर हम मानते हैं शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया। ओके, अब कैचमेंट एरिया का शेप क्या होगा? लेट्स सपोज कि कैचमेंट एरिया एक ऐसा है, इस तरह का कैचमेंट एरिया है, ठीक है। दूसरा कैचमेंट एरिया क्या है, जस्ट ए मिनट, इस तरह का दूसरा कैचमेंट एरिया है। तीसरा कैचमेंट एरिया लेट्स सपोज इस तरह का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये तीनों कैचमेंट एरिया में मैं आउटलेट सेक्शन बताता हूँ। ये उससे मेन स्ट्रीम पास कर रहा है, तो लेट्स सपोज दिस इज योर आउटलेट। ये मेन स्ट्रीम है तो दिस सेक्शन इज योर आउटलेट। ये मेन स्ट्रीम है तो ये दिस इज द आउटलेट सेक्शन। आउटलेट, समझना बात को, आउटलेट, ठीक है, आउटलेट। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो एट आउटलेट सेक्शन आप क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, टोटल रन ऑफ के कारण टोटल डिस्चार्ज कितना अपीयर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लॉट कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं। तो लेट्स सपोज कोई एक प्रेसिपिटेशन हुई, इनिशियल लॉसेस वगैरह सबको सेटिस्फाई करने के बाद वो रन अप प्रोसेस शुरू हुआ। तो रन अप प्रोसेस जब शुरू हुआ फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, तो वो रन ऑफ जो है, वो जो पानी है, वो इस कैचमेंट एरिया में जो आपका स्ट्रीम होंगे छोटे छोटे, लेट्स सपोज दिस इज योर मेन स्ट्रीम, बट इस मेन स्ट्रीम में जो पानी आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, छोटे छोटे नाले के माध्यम से आ रहे होंगे, या फिर ओवरलैंड फ्लो। ओवरलैंड फ्लो कहने का मतलब नाले वाले से फ्लो नहीं करेगा, वो जमीन के ऊपर से ही फ्लो करते करते ये मेन स्ट्रीम में पानी आ जाएगा। ये जो चीज है, ये चीज छोटे कैचमेंट एरिया में अधिक देखने को मिलता है, इन स्मॉल कैचमेंट एरिया जिसका स्लोप ज्यादा होता है, वहां पे ओवरलैंड फ्लो इज मोर प्रीडोमिनेंट एज कंपेयर टू मींस चैनल फ्लो इन द कैचमेंट एरिया। और चैनल फ्लो जो होता है वो जनरली किस में होता है, बड़े कैचमेंट एरिया में चैनल फ्लो का ज्यादा प्रभाव होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये सब चीज मैंने बताया था, है ना। तो देखो, जब बरसात होगी तो डिफरेंट एरिया से वाटर को फ्लो होके आपको कहां तक रीच कर रहा है, आउटलेट पर। जब आउटलेट पर आएगा तभी तो वो एज ए रन ऑफ अफेयर होगा, ठीक है। तो देखो, जब बरसात हुई तो सबसे पहला कौन सा पानी पहुंचेगा आउटलेट पर, जो आउटलेट सेक्शन के करीब करीब वाटर आ रही है, उस एरिया से सबसे पहले पानी पहुंचेगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये एरिया हो गया। दूसरे वाले कैचमेंट एरिया में देखो, ठीक है, पहला वाला कैचमेंट एरिया, पहला वाला जो कैचमेंट एरिया है
उसके आउटलेट के बगल में जो एरिया है वो देखो कम एरिया है, तो कम एरिया पे कम रेनफॉल हुआ। मान लो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी सब सेम है, लेकिन कम एरिया पे कम रेनफॉल हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरे कैचमेंट के केस में क्या हुआ, जो यहाँ पे रेनफॉल हुई, तो यहाँ दूसरे कैचमेंट के केस में एट सेम टाइम, ठीक है, बड़े एक लार्जर पोर्शन से वाटर आपको आउटलेट पे रीच हो रहा है, तो ज्यादा पानी रीच हो रहा है, जल्दी रीच हो रहा है, ज्यादा पानी रीच हो रहा है। और तीसरा कैचमेंट इज कॉम्प्लेक्स कैचमेंट, इट इज वन टाइप ऑफ, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कैचमेंट। कॉम्प्लेक्स कैचमेंट, तो ये तीनों तरह के कैचमेंट के लिए अलग अलग हाइड्रोग्राफ बनेंगे। पहला वाला केस में क्या होगा, देखो चूंकि कम एरिया से कम पानी इनिशियली पहुंच रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ड्यू टू दैट प्रेसिपिटेशन, सो जो पीक जनरेट होगा, जो पीक फ्लो डेवलप होगा आउटलेट पे, वो थोड़ा लेट में जनरेट होगा, थोड़ा देर बाद जनरेट होगा। उस केस में लैग टाइम ज्यादा होगा, समझ रहा है, उस केस में लैग टाइम ज्यादा होगा। क्यों, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो तो और अच्छे समझ में आएगा ये कैचमेंट एरिया को। लेट्स सपोज कि मैं पीछे का जो पोर्शन उसको और थोड़ा वाइडर बना देता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया कैचमेंट एरिया को। तो इससे समझ पा रहे हो ना आप कि मैक्सिमम वाटर इस एरिया से फ्लो होके आना है, जो वाइडर पोर्शन है इधर मैक्सिमम वाटर है, तो ये चूंकि आउटलेट सेक्शन से दूर है ना, तो इस वाटर को पहुंचने के लिए इसका फ्लो टाइम ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, इसका फ्लो टाइम ज्यादा होगा, तो फ्लो टाइम ज्यादा होगा तो पीक भी आपका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सब पानी तुरंत मतलब नहीं पहुंच रहा है आउटलेट सेक्शन पे। लेकिन सेकंड वाले कैचमेंट एरिया के केस में देखो, वाइडर पोर्शन ऑफ द कैचमेंट एरिया जो है वहां से पानी क्विकली पहुंच रहा है आउटलेट सेक्शन पे, तो इस केस में सेकंड कैचमेंट एरिया के केस में जो पीक रन ऑफ है जो आप आउटलेट सेक्शन पे मेजर करोगे, इट विल अपीयर क्विकली, समझ रहे हैं। तो देखो अब सोचो, अगर पीक बाद में हो रहा है, दूसरा पीक जल्दी हो रहा है, तो पीक अगर जल्दी हो रहा है तो रिसेशन भी हो जाएगा, फिर पीक अगर लेट में हो रहा है उसके बाद रिसेशन होगा, तो दोनों केस में जो बेस टाइम है, बेस पीरियड, बेस टाइम, ठीक है, वो देखो, तो मतलब कौन सा हाइड्रोग्राफ वाइडर होगा, मतलब किसका बेस टाइम ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो बड़ा कैचमेंट एरिया है इसका जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो बनेगा वाइडर हाइड्रोग्राफ, है ना, क्योंकि पीक एक तो लेट से हुआ, फिर रिसेशन हो रही है धीरे धीरे, तो हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड भी बढ़ जाएगा। दूसरे कैचमेंट एरिया में पीक भी जल्दी आ रहा है और रिसेशन भी तुरंत हो जाएगा, तो हाइड्रोग्राफ का जो बेस पीरियड है वो नैरो रहेगा। तो ये सारे पूछेंगे, ये सारे फैक्टर पूछेंगे, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है, ये साइज पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सपोज दोनों केस में जो एरिया है कैचमेंट एरिया का वो सेम है, सेम है, लेट्स सपोज इस केस में भी सेम है एरिया, लेकिन ये इस तरह का शेप है कैचमेंट एरिया का जिस कारण से ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ इसका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये मेनली क्या इफेक्ट करता है कि कब पीक अपीयर होगा, क्यों, क्योंकि ये वाटर के फ्लो टाइम को इफेक्ट करता है, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, फॉर फर्स्ट कैचमेंट एरिया कहने का मतलब है जिस केस में आपका आउटलेट सेक्शन के पास नैरोवर सेक्शन है, ठीक है, और आउटलेट से दूर आपका वाइडर पोर्शन है, दिस इज आउटलेट, ठीक है। तो इस केस में पीक आपका थोड़ा लेट से होगा, लेट सपोज ये हुआ, और जो पीक अपीयर हो रहा है ये पहला केस है, लेट सपोज दिस इज योर टी लैग वन, TL1 कह रहा हूं मैं इसको, ठीक है। लैग टाइम मतलब कितने देर बाद रन ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होने से कितने देर बाद आपका पीक फ्लो अपीयर हो रहा है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्ट्रोम, इसको हम लैग टाइम कहते हैं, क्लियर है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम बिटवीन सेंटर ऑफ स्ट्रोम टू सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके, इसको हम लैग टाइम कहते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज योर लैग टाइम 1 फॉर दिस शेप, पहला शेप के लिए, ओके। नाउ दूसरा क्रॉस सेक्शन में लेता हूं चैनल मतलब कैचमेंट एरिया का, जिसमें आपका वाइडर पोर्शन जो है वो आउटलेट सेक्शन के करीब करीब है और नैरोअर सेक्शन आउटलेट सेक्शन से दूर है। तो जहां वाइडर पोर्शन चूंकि आउटलेट सेक्शन के करीब है इसलिए ज्यादा पानी जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, दिस इज योर आउटलेट सेक्शन, मतलब फ्लो टाइम फॉर मैक्सिमम वाटर कम रहेगा, तो इसलिए इस केस में जो आपका पीक है वो थोड़ा जल्दी अपीयर हो जाएगा, इस तरह का एक हाइड्रोग्राफ बनेगा, दिस इज योर पीक। लेट्स सपोज इसका जो लैग टाइम है
इट इज TL2। सो अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों लैग टाइम के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि TL2, ठीक है, अच्छा ये L सबस्क्रिप्ट में लिखता हूं, TL2 विल बी लेसर देन TL1। ठीक है, लैग टाइम किसमें ज्यादा होगा? पहला वाला कैचमेंट एरिया के केस में, पहला वाले सेव के केस में, क्योंकि वहां से मैक्सिमम वाटर को ज्यादा टाइम लग रहा है आउटलेट पे रीच होने में, लेकिन इस केस में मैक्सिमम वाटर को कम टाइम लग रहा है आउटलेट पे रीच होने में। तो सेकंड वाले केस में, ये लेट्स सपोज दिस इज योर सेकंड केस, तो इस केस में पीक आपका जल्दी होगा। तो पीक जल्दी हो रहा है तो रिसेशन भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पानी तुरंत निकल जाएगा, है ना। तो इस कारण से इसका जो बेस पीरियड है, कहने का मतलब यहां से लेके जब आपका बेस फ्लो जो ओरिजिनल फ्लो था वो जब स्टार्ट हो गया, लेट्स सपोज दिस इज योर टाइम बेस टीवी, है ना। उसी तरह से पहला वाला केस में भी ये टीवी है, टाइम बेस। लेट्स सपोज दिस इज योर टीवी, दिस इज टीवी1 एंड दिस इज योर टीवी टू। अगर बेस टाइम में कंपेयर करूं तो ऑब्वियस सी बात है टीवी2 ऑल्सो विल बी लेस देन टीवी1, बेस टाइम भी आपका कम होगा। क्लियर है? टाइम बेस या फिर बेस पीरियड। ओके, मतलब जब आपका सरफेस रन ऑफ प्रोसेस या फिर सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रीम शुरू हुआ अप टू द एंड ऑफ द सरफेस रन ऑफ, मतलब बेस फ्लो पहले हो रहा था रिवर में, फिर सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन हुआ, मतलब डिस्चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, तो वो पॉइंट से लेके जब फिर टोटल पानी जो भी प्रेसिपिटेशन के कारण उस कैचमेंट एरिया में आया था वो ड्रेन आउट हो गया, फिर जो रिवर का वाटर लेवल है इट इज एट ओरिजिनल वाटर लेवल विच वाज योर बेस फ्लो, दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द प्रेसिपिटेशन, जो भी आपका फ्लो था वो लेवल पे फिर आ गया। तो वहां तक एक बरसात होने के बाद ये जो ड्यूरेशन है, इस चीज को हम कहते हैं बेस पीरियड हाइड्रोग्राफ का। ओके, तो टाइम बेस भी कम होगा इस केस में, सेकेंड वाले केस में। ओके, ऑब्वियसली कम होगा। तो ये सेव का प्रभाव है। तीसरा टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया मैंने बताया था आपको कि इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कैचमेंट एरिया मैंने बताया था। ठीक है, इस तरह के जो कैचमेंट एरिया होते हैं इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैचमेंट। कॉम्प्लेक्स कैचमेंट के केस में मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ बनेंगे, मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ। ओके, मतलब इस कैचमेंट एरिया के लिए अलग हाइड्रोग्राफ, इसको मतलब ये कॉम्प्लेक्स है जुड़ा हुआ एक साथ, लेकिन इसको हम अलग अलग सेग्रीगेट कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस कैचमेंट एरिया के लिए एक पीक, इसके लिए एक अलग पीक, है ना। तो मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ बनता है इस तरह का कुछ। जस्ट ए मिनट, इस तरह का कुछ हाइड्रोग्राफ बनेगा। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स कैचमेंट एरिया, या फिर कॉम्प्लेक्स कैचमेंट, या फिर इसको हम कंपोजिट कैचमेंट भी कह सकते हैं, कंपोजिट कैचमेंट एरिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ओके, तो जनरली हमारे पास दो तरह का शेप होता है कैचमेंट एरिया का। यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायग्राम दिया हुआ है। एक शेप को हम कहते हैं फैन शेप कैचमेंट एरिया। दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एरिया ये सेम है, मतलब इसका A1 और इसका A2 लेट्स सपोज। तो रिजल्ट ये है कि A1 इक्वल टू A2। ये जस्ट शेप है बच्चों, समझ पा रहे हो? तो ये शेप का हम बात कर रहे हैं, साइज का बात नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट शेप। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है मान लो, ठीक है। फैन शेप देखिए थोड़ा वाइडर है। फर्न लीफ शेप, पत्ते जैसा पतला सा एक पत्ता होता है पेड़ का, जैसे पत्ता नहीं होता बरगद का पेड़ का पत्ता, ये उस तरह का है ये फर्न लीफ टाइप, सेकेंड वाला। तो इन दोनों में से किस केस में रन ऑफ ज्यादा होगा? तो इस केस में रन ऑफ ज्यादा होगा, फैन लीफ, फैन शेप में रन ऑफ विल बी मोर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो फोटो में देख पा रहे होगे, जो फैन शेप कैचमेंट एरिया है, पहला वाला कैचमेंट एरिया, इसमें जो ट्राइब्यूटरी है ना, जो स्ट्रीम है जिसके थ्रू से फ्लो होके आएगा पानी आपका, वो लगभग सेम साइज का है, सेम लेंथ का है, और और क्या है, सेम साइज सेम लेंथ का है, दूसरा छोटा भी है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी पानी आएगा और ज्यादा रन ऑफ आएगा, ज्यादा पानी आपको मिलेगा।
इन केस ऑफ फैन शेप। लेकिन फर्न लिप शेप में देखिए ट्राइब्यूटरी आउटलेट सेक्शन कहीं और, यहाँ आउटलेट सेक्शन, दिस इज आउटलेट, और इस केस में यहाँ पे ये आउटलेट। आउटलेट सेक्शन कहाँ है? तो देखिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन केस ऑफ फर्न लिप ज्यादा हो जाएगा। क्या? क्यों? ट्राइब्यूटरी जो है, ठीक है, बहुत दूर से पानी लेके आ रहा है आउटलेट पर, लेकिन फैन लिप के केस में बहुत नजदीक से लेके आ रहा है। समझ रहे हैं? तो आप ये भी कह सकते हो कि इस केस में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टीसी, इसका TC1 हो गया, इसका TC2 हो गया टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो TC2 विल बी मोर देन, ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे, जितना बता रहा हूं उतना ये सब पूछ सकते हैं। TC2 विल बी मोर देन TC1, ठीक है। प्लस ये ध्यान रखना है फैन शेप में रन ऑफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्न लिप शेप। ये दो तरह का शेप ऑफ कैचमेंट एरिया डिफाइंड है। अब चलिए हम दो तरह का फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया को डिफाइन करता है। एक होता है फॉर्म फैक्टर, दूसरा होता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। अब ये दोनों क्या है, चलिए इनको स्टडी करते हैं। हेडिंग बना लीजिए, तो लिखिए फैक्टर्स डिफाइनिंग द शेप ऑफ कैचमेंट एरिया। ऐसे दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्म फैक्टर, दूसरा होता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है कि इसका फॉर्म फैक्टर और कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट निकाल के बताओ। फॉर्म फैक्टर क्या है? इट इज रेशियो ऑफ एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन टू एक्सियल लेंथ ऑफ कैचमेंट एरिया। एवरेज विड्थ ऑफ बेसिन टू एक्सियल लेंथ ऑफ द कैचमेंट एरिया। ओके, तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू बी एवरेज अपॉन एल एक्सियल। तो कोई एक कैचमेंट एरिया है, लेट्स सपोज दिस इज योर कैचमेंट एरिया, तो इसका एवरेज विड्थ, ठीक है, इस कैचमेंट एरिया का, और एक्सियल लेंथ, एल एक्सियल क्या होता है? आउटलेट से लेके इसका सबसे रिमोट लोकेशन का एकदम एक्सियली कितना लेंथ है। लेट्स सपोज ये सबसे रिमोट लोकेशन है, तो दिस लेंथ विल बी योर एल एक्सियल। क्लियर? लेट्स सपोज इस कैचमेंट एरिया का जो टोटल ओवरऑल एरिया है इट इज ए। तो बी एवरेज जो निकालने का तरीका है, बी एवरेज, इसको निकालने का यही तरीका, हम क्या करते हैं, इसका कैचमेंट का एरिया लेट्स सपोज ए है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं बाई एल एक्सियल, तो ये हो जाता है आपका बी एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर ये हो जाएगा आपका ए अपॉन एल एक्सियल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते होंगे इस तरह का रिलेशनशिप तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, दूसरा जो, और किसी भी किताब में ये नहीं बताया कि इनका इस कारण से क्या होता है, ठीक है, बस एक शेप को डिफाइन करने का एक कोफिशिएंट है, ये सब पैरामीटर्स है, बस जानना है, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है आगे पीछे का। नेक्स्ट, लेकिन अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो यहां से समझ पाएंगे कि देखो जो फॉर्म फैक्टर है ये क्या डिफाइन कर रहा होगा। ये ओवरऑल ये डिफाइन कर रहा है कि कैचमेंट एरिया आपका कैसा है, मतलब नैरो है, वाइडर कैचमेंट एरिया है, किस तरह का कैचमेंट एरिया है, ये चीज आपको ये फॉर्म फैक्टर बता रहा होगा कहीं ना कहीं। क्यों? देखो अगर फॉर्म फैक्टर कम है, अगर फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैचमेंट एरिया है वो काफी आपका नैरो है और लेकिन लंबा है। समझ रहे हो? क्यों? अगर कम है मतलब एल एक्सियल जो है ये ज्यादा है, ठीक है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होगा तभी तो वो नैरो हो सकता है, तभी तो फॉर्म फैक्टर कम हो गया आपका। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरह का लॉजिक ईएससी में पूछा जा सकता है, तो दिमाग लगाना है बस फॉर्मूला को देख के। क्लियर है? और भी डिफरेंट लॉजिक्स पूछा जा सकता है इससे। तो अगर लंबा हो जाएगा तो उस कारण से उससे उस इससे रिलेटेड फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड आपसे पूछ देगा वो हाइड्रोग्राफ का शेप, तो मतलब क्या होगा, पीक रन ऑफ थोड़ा लेट में अपियर होगा, जल्दी अपियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझाया था, है ना, क्योंकि वहां पे बहुत दूर से पानी को लाना होगा फिर, और रन ऑफ का जो टोटल रन ऑफ होगा वो भी कम होगा। ये फर्न लीफ टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया हो जाएगा। हैं? समझ रहे हैं? तो इस तरह का लॉजिक्स आपको ईएससी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्ट एक लॉजिक है, पढ़ाई है, ध्यान से पढ़ना है, बस इंटर रिलेट करना है एक दूसरे को, हर एक पॉइंट को, हर एक बिट को। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट देखो, इट इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द बेसिन टू द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ध्यान से सुनना,
circumference of a circle whose area is equal to basin area। कहने का मतलब है लेट्स सपोज कि आपके पास एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, तो इसका एक अपना एक पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का कहने का मतलब क्या है, टोटल बाउंड्री लेंथ कितना है इस कैचमेंट एरिया का, ये होगा पेरीमीटर। तो लेट्स सपोज इस पेरीमीटर का मैग्नीट्यूड है P इज द पेरीमीटर ऑफ द बेसिन। नाउ लेट्स सपोज इस कैचमेंट एरिया का जो ओवरऑल एरिया है इट इज A। तो आपका कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट या फिर इसको मैं CC कहता हूं, इट इज रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ द कैचमेंट एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ या फिर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस भी एक तरह का पेरीमीटर हो गया सरकम, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस जनरली सर्कल के केस में होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसका एरिया जो है इट इज सेम एज एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया। लेट्स सपोज दिस इज एरिया ऑफ कैचमेंट एरिया, तो इसका भी एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया के बराबर ही है। तो इसका हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का या फिर पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला जो होता है इस केस में क्या होगा, 2 पाई r, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, ठीक है। तो इसमें 2 हमको पता है, पाई हमको पता है, लेकिन r का वैल्यू हमको पता नहीं है। एंड व्हाट इज r? r क्या होगा, r विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस विल बी योर r। लेट्स सपोज दिस इज द r, ठीक है, इसको re लिख देते हैं, ओके, मींस रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्कल। तो ये re निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक ही रिलेशन है कि एरिया ऑफ दिस बेसिन एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल। तो एरिया को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो एरिया C इक्वल टू एरिया ऑफ द व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल मींस 5/4 d स्क्वायर या फिर पाई r स्क्वायर, सिंपली समझ रहे हैं, पाई r स्क्वायर या फिर re स्क्वायर, ठीक है, यहां से ऐसे निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, re मेरे को निकालना है, तो इट विल बी r इक्वल टू रूट अंडर AC अपॉन पाई, ये हो जाएगा। तो हमको पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल पता चल गया, 2 पाई रूट अंडर AC अपॉन पाई। इसको हम पुट कर देंगे 2 पाई रूट अंडर AC अपॉन पाई, ये निकल गया मेरा कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे इस फॉर्मूला को, तो आपका ये हो जाएगा P अपॉन 2 पाई, सॉरी P अपॉन 2 रूट अंडर पाई AC, ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट CC का वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आपको ये RE रेडियस इक्विवेलेंट रेडियस कितना होगा इसका वैल्यू डायरेक्टली पूछ सकता है बिट क्वेश्चंस में, क्लियर है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अपीयर होंगे। तो ये था आपका पहला फैक्टर, सेम इंपॉर्टेंट है, काफी डिस्कशन हुए इसमें। दूसरा आप पढ़ते हैं हम, विच इज योर साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया। साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, देखो हमारे पास, मैं पहले इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ आपको। हमारे पास 2 तरह के कैचमेंट एरिया होंगे, एक होगा स्मॉल साइज जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, उसका साइज ही छोटा है। दूसरा होगा लार्ज साइज। इसका डायग्राम देखो, ये मान लो कोई एक स्मॉल साइज का कैचमेंट एरिया है और ये मान लो कोई बड़ा साइज का कैचमेंट एरिया है। यहाँ पे ये आउटलेट है, इसका आउटलेट, और यहाँ पे ये आउटलेट है जहाँ पे आप हाइड्रोग्राफ बनाओगे, दिस इज योर आउटलेट। लेट्स सपोज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल दोनों ही कैचमेंट एरिया पे हो रहा है। ये भी एज्यूम कर लो कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल 6 cm होना है, तो दोनों कैचमेंट एरिया पे 6 cm ही हो रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं ये बोलता हूँ कि एक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, जो स्मॉल कैचमेंट एरिया होता है ना, स्मॉल कैचमेंट एरिया, तो उसमें जो आउटलेट पे जो पानी आएगी, तो देखो ये मेन स्ट्रीम है, तो आउटलेट तक जो पानी आएगी वो किसके थ्रू से आ सकती है। देखो स्मॉल कैचमेंट एरिया में कुछ कुछ छोटे छोटे नाले होंगे जो कि मेन स्ट्रीम से जुड़े होंगे, जिसको हम ब्रांचेस कहेंगे, ठीक है। प्लस जो जस्ट कैचमेंट एरिया के ऊपर जो पानी आएगा उसके सरफेस के ऊपर से फ्लो होके आएगा। तो ये 2 तरह से पानी फ्लो होके आ सकता है। तो जो सेकंड वाला मैंने बताया, जस्ट की या फिर मतलब ब्रांचेस से, ब्रांच स्ट्रीम में फ्लो ना करते उसके सरफेस से फ्लो क्या आ रहा है, इसको हम ओवरलैंड फ्लो कहते हैं, ओवरलैंड फ्लो।
ठीक है। तो स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए आउटलेट तक जो पानी पहुंचता है उसमें जो मेन हाथ होता है वो ओवरलैंड फ्लो का होता है। स्मॉल कैचमेंट एरिया में चैनल या स्ट्रीम के माध्यम से या फिर ब्रांच स्ट्रीम ब्रांच चैनल के माध्यम से उतना पानी नहीं पहुंच पाता है आउटलेट पे, ओके, सरफेस रन ऑफ का, जितना ओवरलैंड फ्लो के माध्यम से पहुंच पाता है। तो स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ओवरलैंड फ्लो इंपॉर्टेंट। एट सेम टाइम फॉर लार्ज कैचमेंट एरिया चैनल में प्रॉपरली डिजाइन स्ट्रीम्स का इंपॉर्टेंस है ना। अगर क्योंकि यहाँ पे कैचमेंट एरिया चूंकि बड़ा है, ओके, बहुत दूर दूर से पानी लाना है, तो अगर स्ट्रीम्स काफी अच्छे से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा। अब देखो अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है चूंकि, तो ये वाला पोर्शन अगर कंसिडर कर लो तो ये एक छोटा सा कैचमेंट एरिया ही हो गया मान लो, जिसके लिए ये आपका स्ट्रीम है। तो इसमें चाहे स्ट्रीम से फ्लो होगा, पहले ओवरलैंड फ्लो होगा, ओवरलैंड फ्लो होकर ये स्ट्रीम्स में आएगी, ठीक है, इस स्ट्रीम से फिर फ्लो होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लगभग पूरा कैचमेंट एरिया डिफरेंट छोटे छोटे कैचमेंट एरिया में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तब ये स्ट्रीम्स में आएगा, फिर ये स्ट्रीम से पानी फ्लो होते हुए आपका आउटलेट सेक्शन पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे चैनल फ्लो और स्ट्रीम फ्लो आर इंपॉर्टेंट। स्ट्रीम फ्लो या फिर चैनल फ्लो का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पानी को आउटलेट सेक्शन तक पहुंचाने में, उसका ज्यादा रोल होता है, वो ज्यादा काम करता है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, सॉरी पहले मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, कि स्मॉल कैचमेंट एरिया में ओवरलैंड फ्लो का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो क्या लैंड यूज एंड कवर एक फैक्टर आएगा, ठीक है। लैंड यूज एंड कवर, लैंड यूज एंड कवर कहने का मतलब है कि लैंड पे स्ट्रक्चर्स है, रोड है, क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, क्या ये चीज इफेक्ट करेगा? बिल्कुल इफेक्ट करेगा। क्यों? मान लो फॉरेस्ट एरिया है, लेट्स सपोज फॉरेस्ट एरिया, तो ओवरलैंड फ्लो को रिटार्ड करेगा, रोकेगा, पानी को रोकेगा, पानी को उतना, तो लॉसेस ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो टोटल रन ऑफ क्या होगा? डिक्रीज होगा, टोटल रन ऑफ डिक्रीज होगा, ओके, पीक फ्लो भी कम होगा। और जो पानी चूंकि धीरे धीरे पहुंचेगा आउटलेट सेक्शन पे ड्यू टू द रिटार्डेशन इन द फ्लो ऑफ द वाटर, इसलिए क्या स्मॉल कैचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ, फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया, या फिर ये चीज लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए भी है, लेकिन मैं जनरली चूंकि ओवरलैंड फ्लो का इंपॉर्टेंस स्मॉल कैचमेंट एरिया में है, तो एक कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका एक टाउन है, और उतना ही एरिया का एक कैचमेंट एरिया भी है, ठीक है, वो फॉरेस्ट एरिया है। तो अगर उन दोनों को एक कंपेयर करें तो वो एक छोटा छोटा कैचमेंट एरिया हो गया। तो इन दोनों के केस में जो हाइड्रोग्राफ आप बनाओगे, चाहे वो आप मतलब एक टाउन के लिए बना रहे हो, है ना, छोटा सा टाउन के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एट आउटलेट सेक्शन, ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा हो गया, आपका शहर, आपका एक छोटा सा टाउन एरिया, उसके क्योंकि टाउन एरिया में रोड सरफेसेस है, प्रॉपर स्ट्रीम्स है, प्रॉपर मतलब नाले नाले वगैरह बना के रखते हो ना, मतलब हर एक गली में नाले हैं, सब जगह से नाले हैं, स्ट्रोम सीवर हम बना के रखते हैं, तो वहां से प्रॉपरली वो ड्रेनेज होते हुए, है ना, आपके आउटलेट तक पहुंच जाता है, पानी को उतना रुकावट नहीं है, क्योंकि वहां पे डिजाइन करते हैं हम। लेकिन नेचुरली अगर लैंड यूज एंड कवर का अगर हम बात करें, फॉरेस्ट एरिया वगैरह होता है, तो है ना, तो इस कारण से पानी का जो फ्लो है उसमें रुकावट मिलती है, ओवरलैंड फ्लो में, फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया अगर रुकावट मिलेगी तो पीक जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? रन ऑफ कम हो गया। अगर पीक कम हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका जो बेस पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पानी धीरे धीरे फ्लो हो रही है ना, तो मान लो बरसात खत्म हो गई, उसके बाद पानी को ड्रेन आउट होना है कैचमेंट एरिया से, वो भी धीरे धीरे ड्रेन आउट होगा, मतलब बहुत लेट लगाएगा, तो आपका जो ओवरऑल बेस पीरियड है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है, इस लॉजिक को ध्यान रखना है। वही लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, स्ट्रीम फ्लो और चैनल फ्लो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं सिंपली बात करता हूं कि स्मॉल और लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए, ये तो अंदर बोल दिया, स्मॉल कैचमेंट एरिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट में और बता दिया, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ओवरलैंड फ्लो इंपॉर्टेंस है, चूंकि ओवरलैंड फ्लो इंपॉर्टेंस है, इसलिए स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए लैंड यूज एंड कवर का भी मायने होता है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका हाइड्रोग्राफ, ओके। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में, ओके, आपका हाइड्रोग्राफ का जो पीक होगा वो कम होगा। क्यों? लॉसेस हो रहा है ज्यादा, क्योंकि पानी को ज्यादा डिटेंशन टाइम मिल गया एक तरह से, और तो सॉइल ज्यादा पानी को इन्फिल्ट्रेट कर पा रहा है, ठीक है। और फ्लो में रिटार्डेशन है,
इसलिए जो पानी उस कैचमेंट एरिया से ड्रेन आउट होगा आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेसिपिटेशन, उसमें भी टाइम लगाएगा, तो बेस पीरियड बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू अर्बनाइज्ड एरिया, एज कम्पेयर टू प्रॉपरली डिजाइंड अर्बनाइज्ड एरिया। क्लियर है? तो ये इसके अंदर लिख सकते हैं अपन, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, इन सब चीजों को लिखवाने की जरूरत नहीं, बस सुनो समझो, ये इंपॉर्टेंस है। कितना लिखोगे यार, कितना लिखो, कितना पढ़ोगे, बस समझो, एग्जाम के लिए ध्यान रखना है बस इसको, हाँ बिट पॉइंट बना के लिखते रहो नीचे। लार्ज कैचमेंट एरिया और स्मॉल कैचमेंट एरिया के बीच में एक कंपैरिजन बताता हूँ। तो देखो, लेट्स सपोज टोटल प्रेसिपिटेशन मतलब जो होना है टोटल बरसात वो सेम होना है। तो देखो, तो सेम बरसात होना है, तो चूंकि कैचमेंट एरिया स्मॉल है, स्मॉल का अगर बात करूं तो वहां पे कोई भी लोकेशन से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ से इस वाला पार्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या फिर इधर से जल्दी पानी पहुंच जाएगा, जो भी प्रेसिपिटेशन का वाटर है वो जल्दी पहुंच जाएगा आउटलेट सेक्शन पे कि नहीं, मतलब टाइम ट्रेवल या फिर फ्लो टाइम है ना, फ्लो टाइम ऑफ द वाटर विल बी लेस हियर जनरली एज कंपेयर टू फ्लो टाइम ऑफ वाटर इन ए लार्ज कैचमेंट एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए जो हाइड्रोग्राफ बनेगा, ठीक है, उसका पीक कम होगा, बेस पीरियड ज्यादा होगा, लेकिन स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए जो हाइड्रोग्राफ बनेगा उसका पीक ज्यादा होगा और बेस कम होगा। समझ रहा है? क्यों पीक कम क्यों होगा? क्योंकि टोटल रन ऑफ तो सेम है, टोटल रन ऑफ जितना होगा दोनों से सेम हो रहा है, मान लो प्रेसिपिटेशन जितना हुआ टोटल रन ऑफ भी सेम हुआ, लेकिन चूंकि लार्ज कैचमेंट एरिया में फ्लो टाइम, क्या क्या टाइम, फ्लो टाइम, फ्लो टाइम कहने का मतलब समझाया था कि पानी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आउटलेट सेक्शन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, या फिर फ्लो ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ट्रेवल ये कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो टाइम इज व्हाट, मैक्सिमम फ्लो टाइम इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो चूंकि लार्ज कैचमेंट एरिया में फ्लो टाइम ज्यादा होगा, इसलिए पानी को आउटलेट सेक्शन पे पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसी तरह से पानी को जब बरसात खत्म होगी पानी को निकलने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा, और टोटल रन ऑफ सेम है, मान लो टोटल रन ऑफ सेम है, तो पानी को पहुंचने में और निकलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बेस जो है, टाइम बेस वो चौड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो फॉर सेम टोटल रन ऑफ इन स्मॉल कैचमेंट एंड लार्ज कैचमेंट व्हाट विल बी, वो क्या होगा क्या, आपका जो लार्ज कैचमेंट एरिया है उसका जो पीक फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो आपका मैं हाइड्रोग्राफ बना के दिखाता हूँ, ऐसे कैसे कैसे हाइड्रोग्राफ बनेंगे। लेट्स सपोज ये स्मॉल कैचमेंट एरिया में बता रहा हूँ और ये लार्ज के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? तो स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए जो हाइड्रोग्राफ आपका बनेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेट्स सपोज ये पीक है, क्यूब पीक। लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, छोटा और वाइडर, ठीक है। इस और क्यूब पीक, ये क्यूब पीक 1 मान लो और ये क्यूब पीक 2, क्यूब पी 2, तो रिलेशन क्या होगा, क्यूब पी 1 विल बी ग्रेटर देन क्यूब पी 2। अब बेस टाइम, ठीक है, ये टीबी 1 मान लो और ये टीबी 2, अब रिलेशन क्या होगा, टीबी 2 विल बी ग्रेटर देन टीबी 1। ओके, तो ये स्मॉल एंड वाइडर, स्मॉल एंड वाइडर, ठीक है। ये स्मॉल तो नहीं, लार्ज एंड, लार्ज कह लो इसको यार, लार्ज एंड नैरोवर, नैरो ऐसे कह सकते हैं, लार्ज पीक एंड टाइम बेसिस नैरो, स्मॉल पीक टाइम बेसिस वाइडर, तो ये कंडीशन बन जाएगा। ये जस्ट मैं कंपैरिजन बताया किसके किसके बीच, स्मॉल एंड लार्ज कैचमेंट एरिया फॉर द सेम टोटल प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, ठीक है। अब स्मॉल कैचमेंट एरिया के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई, अगर अलग से वो ओवरलैंड फ्लो वाला चीज को यूज करके, कि लैंड एंड लैंड यूज कवर को यूज करके, और जो कंपैरिजन बताई मैंने फॉरेस्ट एरिया और अर्बनाइज्ड एरिया में, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। क्लियर है? उसको अलग से लिख लीजिए आप। वहां पर भी सेम इसी तरह का होगा, मतलब इस उस वाले कॉन्सेप्ट में भी सेम इस तरह का होगा। जो आप कह सकते हो कि जो अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया, ये जो पहला वाला डायग्राम मैंने अभी इधर बताया स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए हो जाएगा फिर ऐसे केसेस में, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया के लिए ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, बस यही चीज होगी। क्लियर है?
तो ये था आपका दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन अगर पूछेगा मेनली कि साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया किस चीज को अफेक्ट करता है, ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है कोई, तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन टाइम बेस पीरियड ये लिखना है, मतलब ये टाइम को अफेक्ट करता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया किस चीज को अफेक्ट करता है, मेनली का बात कर रहा हूँ, वो किसको अफेक्ट करता है, पीक, पीक वैल्यू कितना होगा उस चीज को इफेक्ट करता है, कौन, शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है, पीक वैल्यू कितना होगा, ओके। और ये चीज किस चीज को इफेक्ट करता है, मतलब ये साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया टाइम बेस पीरियड को इफेक्ट करता है, क्लियर है, मेनली, ओके। ये इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मैंने ये लिखवा दिया, नोट नोट बना के लिखिए। पहला, टाइम बेस, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को, टाइम बेस ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम लार्जर बेसिन विल बी लार्जर देन दोज फ्रॉम स्मॉलर बेसिन, ठीक है। सो जो लार्जर बेसिन से जो हाइड्रोग्राफ बनेगा इट विल बी वाइडर and consequently the peak of the hydrograph will be reduced as compared to hydrograph obtained from smaller basin, as because total runoff is assumed to be same, clear है। और टाइम बेस क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू एवरेज फ्लो टाइम ऑफ द वाटर रीचिंग एट आउटलेट विल बी मोर, क्लियर है। नोट, शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया अफेक्ट द अकुरेंस ऑफ पीक, मतलब ये लैग टाइम को ज्यादा प्रभाव करता है, शेप है ना, लैग टाइम, समझ रहे हो कि पीक आपका कब अपीयर होगा, पीक आपको कब मिलेगा, इस चीज को कौन इफेक्ट करता है, शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया। तो इस तरह से स्पेसिफिकली पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया, तो स्लोप मतलब ढलान, कितना ढलान है, देखो ये ढलान किस तरह के कैचमेंट एरिया में सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, इसका पहले ये सोचो। तो देखो ऐसा कैचमेंट एरिया जिसमें ओवरलैंड फ्लो का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे कैचमेंट एरिया में स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा ढलान होगा तो ओवरलैंड फ्लो, मतलब जमीन के ऊपर से विदाउट रीचिंग चैनल या फिर स्ट्रीम्स, जमीन के ऊपर से जस्ट फ्लो होकर मेन स्ट्रीम में आपका रीच हो रहा है, तो वहां पे स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ये स्लोप वाला जो प्रॉपर्टी है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सुनिए मैं लिखवा दूंगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया, ठीक है। और स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया किस चीज को अफेक्ट करता है, ये जनरली फॉलिंग लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ या फिर रिसेशन लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ को भी अफेक्ट करता है, राइजिंग लिम्ब को भी अफेक्ट करता है। क्यों, अगर आपका स्लोप ज्यादा है, स्टीपर स्लोप है ना, किसी कैचमेंट एरिया का स्लोप स्टीप है, मतलब ज्यादा स्लोप है, ज्यादा ढलान है, तो जो भी जितना जैसे जल्दी प्रेसिपिटेशन हुआ तो तुरंत वो ढलान से पानी बह के तुरंत मेन स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, आपका चारों बगल से मेन स्ट्रीम में पहुंच गया तो पीक आपका जल्दी मिलेगा, पीक जल्दी मिलेगा। और अगर स्लोप ज्यादा है तो पानी जल्दी ड्रेन आउट भी हो जाएगा उस कैचमेंट एरिया से, मान लो बरसात बंद हो गई, उसके बाद सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया है, अब क्या, जो भी चैनल में इधर उधर पानी जमा था वो पानी धीरे धीरे उस कैचमेंट एरिया से बाहर निकल रहा है, बस उस कैचमेंट एरिया से बाहर निकल रहा है। तो अगर स्टीपर स्लोप है तो तुरंत निकल जाएगा ना पानी, तुरंत निकल जाएगा, तो राइजिंग लिम्ब, सॉरी जो फॉलिंग लिम्ब है वो भी स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो राइजिंग लिम्ब फॉलिंग लिम्ब दोनों इस तरह से हो गए, तो जो टाइम बेस है ये कम हो जाएगा, तो स्लोप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं, समझ गए, लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, द स्टीपर स्लोप गिव राइज टू क्विक डिप्लीशन ऑफ कैचमेंट स्टोरेज, रिजल्ट इन स्टीपर रिसेशन लिम्ब, तो ये रिसेशन लिम्ब को अफेक्ट करेगा, ओके, ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड स्मॉलर टाइम बेस, तो टाइम बेस क्या होगा आपका, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, कैचमेंट स्लोप इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया where overland flow is predominant, so steeper slope of a small catchment area lead to produce high peak flow। तो ये स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज कैचमेंट एरिया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्लोप होगा तो पानी अच्छे से ड्रेन आउट होगा, लार्ज कैचमेंट एरिया में भी सेम होगा, सेम चीज होगा, लेकिन जितना रिफ्लेक्शन, जितना इस चीज का आउटपुट आपको या फिर रेस्पॉन्स एक स्मॉल कैचमेंट एरिया में देखने को मिलेगा, उतना वेरिएशन या फिर रेस्पॉन्स आपको एक लार्ज कैचमेंट एरिया में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए ये चीज, मतलब इस स्लोप में थोड़ा भी चेंज है, थोड़ा भी चेंज हो गया तो ज्यादा रेस्पॉन्स देखने को आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया, क्लियर है, ओके।
एक्चुअली आज मेरे आंख में थोड़ा चोट लग गया, इसलिए थोड़ा मैं रुक रुक के बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे हो, लाल हो गया पूरा, चोट लग गया। चलिए अब एक नेक्स्ट फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज स्ट्रीम प्रेजेंट इन कैचमेंट एरिया। स्ट्रीम प्रेजेंट इन कैचमेंट एरिया कहने का मतलब है, समझो एक कोई कैचमेंट एरिया है, कोई भी कैचमेंट एरिया हो सकता है, उसमें ये मेन स्ट्रीम है। ठीक है, जो कैचमेंट एरिया का टोटल पानी को बाहर लेके जाएगा उस कैचमेंट एरिया से। इस मेन स्ट्रीम में डिफरेंट ब्रांच स्ट्रीम्स आपका पानी को लेके आ रहा है, जिसको हम ट्राइब्यूटरीज भी कहते हैं, है ना। तो ये जो ओवरऑल एक सिस्टम है ब्रांच स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम का, ये ड्रेनेज नेट बना रहा है, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज नेट, जाल, एक ड्रेनेज का जाल। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रीम पहला फैक्टर इसमें हम देखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स या फिर जो ट्राइब्यूटरीज है उसके लेंथ, ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं। देखो ये डिपेंड करता है आपके सॉइल टाइप के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉइल टाइप के ऊपर। अगर सॉइल जो है कैचमेंट एरिया का वो काफी परमिएबल है, मतलब परमिएबल मतलब समझ रहे हो ना, पानी को अपने अंदर खींच लेगा, पानी पूरा ज्यादा बहुत पानी अपने अंदर वो सोख लेगा वो सॉइल, ऐसा कोई कैचमेंट एरिया है तो उसमें हाई लेंथ ऑफ स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है। लेंथ ऑफ स्ट्रीम ज्यादा होना चाहिए। क्यों, अगर शॉर्ट स्ट्रीम है, छोटा लेंथ का स्ट्रीम्स है, तो उस केसेस में क्या होगा, जो भी प्रेसिपिटेशन का पानी वो कलेक्ट करेगा, रेनफॉल का पानी जो भी वो कलेक्ट करेगा एज ए सरफेस रन ऑफ, वो छोटे लेंथ में फ्लो होते होते मैक्सिमम वाटर जो है आपका परमेएबल हो जाएगा, मतलब ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो। तो एज ए रन ऑफ वो अपीयर नहीं होगा, वो एक तरह का लॉसेस हो जाएगा। समझ रहा है। ठीक है। और छोटा कैचमेंट एरिया में चूंकि आप जानते हैं ओवरलैंड फ्लो अधिक होता है, तो अगर सॉइल आपका परमिएबल है तो ओवरलैंड फ्लो में भी प्रॉब्लम आएगी, तो आपका पीक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशन आपका लेंथ ऑफ स्ट्रीम ज्यादा और कम होना चाहिए। तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रीम वाला पैरामीटर है, डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशन, ये किस चीज को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि कितना एफिशिएंसी के साथ आपका ये ड्रेनेज नेट काम कर रहा है। It explains the efficiency of drainage net. ठीक है, अगर अच्छे से ड्रेन हो रहा है तो सारा का सारा रनऑफ आपके मेन स्ट्रीम में पहुंचेगा, आउटलेट तक पहुंचेगा। ओके, तो आपको पीक भी ज्यादा मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो पीक आपको कम मिलेगा। समझ में आ रहा है, लिंकअप कर लिए। चलिए, इसको इतना ही जानना है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं जानना है। बस एग्जाम में आए तो ये सब नाम लिखना जरूरी है। ठीक है। और जो जो मैं दो दो बातें बोल रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को होगा तो लिख दीजिएगा कि डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप इट एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी ऑफ द ड्रेनेज नेट। ओके। सेकंड, स्ट्रीम डेंसिटी। अब ये स्ट्रीम डेंसिटी क्या है समझो, इसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीजों से, ऐसे शॉर्ट नोट्स भी कभी पूछेगा, एक थ्योरेटिकल नोट्स, तो आप नोट्स भी लिख पाओगे। इट इज डिफाइंड एज वेल, थोड़ा गर्मी लग रहा था यार, इसलिए मैंने वो कोट खोल दिया, अब कंफर्टेबल हूँ। तो देखो, स्ट्रीम डेंसिटी NS ये क्या है, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्ट्रीम प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ पर यूनिट कैचमेंट एरिया, नंबर ऑफ स्ट्रीम प्रेजेंट पर यूनिट कैचमेंट एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम डेंसिटी। समझना बात को, समझाएंगे। नोट एक लिखिए कि ये जो नंबर ऑफ स्ट्रीम हम काउंट करेंगे, इनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम होते हैं हमारे पास, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर होते हैं। इनमें से हम ऐसे कौन कौन से रिवर को कंसिडर करेंगे, तो इनमें से हम ऐसे दो ही तरह के रिवर को कंसिडर करेंगे। एक होगा पेरिनियल। पेरिनियल स्ट्रीम करने का मतलब है जिसमें हरदम पानी रहता है, मतलब जिसमें बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन, जिसमें ग्राउंड फ्लो का कंट्रीब्यूशन हरदम रहेगा। दूसरा इंटरमीडिएट स्ट्रीम। इंटरमीडिएट स्ट्रीम वो स्ट्रीम होती है जिसमें ग्राउंड फ्लो का कंट्रीब्यूशन हमेशा नहीं रहता है। ओके, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। ओके, लेकिन उसमें रहता है, कुछ ग्राउंड फ्लो का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। तीसरा, ठीक है, ये दो टाइप का स्ट्रीम को हम जनरली काउंट करेंगे while फाइंडिंग आउट द स्ट्रीम डेंसिटी। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक तरह का स्ट्रीम होता है, इसके अतिरिक्त भी और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम होते हैं। एक स्ट्रीम होता है एब थर्मल स्ट्रीम, ये सब नाम याद रखना।
एफर्मल स्ट्रीम। एफर्मल स्ट्रीम जो होती है, इस तरह का जो नदी होता है, इसमें नो ग्राउंड फ्लो, नो ग्राउंड फ्लो कभी नहीं होगा, मतलब बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं होगा, बेस फ्लो होता ही नहीं है इसमें, मतलब इसमें मिनिमम वाटर कभी नहीं होगा। तो इस तरह के स्ट्रीम में कब पानी आएगी? ओनली ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। इसमें जब भी पानी आएगी वो कब आएगी? जब भी आपका बरसात होगी। ओनली ड्यूरिंग स्ट्रोम आपका जो पानी होगा वो सरफेस रन ऑफ का पानी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के स्ट्रीम को आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको केवल इंटरमीडिएट स्ट्रीम और पेरिनियल स्ट्रीम्स को काउंट करना है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एफर्मल स्ट्रीम इसको कहता है। और भी कुछ स्ट्रीम होता है जिसका, जैसे आपने सुना होगा एफ्लुएंट स्ट्रीम, और एक होता है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। ये कुछ टर्म है, ये क्या है देखिए। जो एफ्लुएंट स्ट्रीम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये नदी है, मान लो ये नदी है, और ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड वाटर लेवल, वाटर टेबल, ठीक है, सॉइल का। और नदी में आपका इतना, इस लेवल पे नदी में जो, अच्छा वाटर टेबल को थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत आतंक टाइप से मैं बता दूं, आराम से बता रहा हूं। ये वाटर टेबल है ग्राउंड का, ठीक है, और ये नदी में ये वाटर लेवल है। तो चूंकि यहाँ पे वाटर लेवल में एक हेड डिफरेंस है एडजेसेंट बाउंड्री पर, यहाँ पर एक हेड डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इस कारण से फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड फ्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राउंड से पानी जो है नदी में चला जाएगा, है ना, और धीरे धीरे नदी का जो वाटर टेबल है वो बढ़ जाएगा। तब तक बढ़ेगा जब तक ग्राउंड में और नदी, उसके मतलब ग्राउंड, उस नदी का अगल बगल जो ग्राउंड है और नदी का जो वाटर लेवल है वो, ठीक है, वो दोनों सेम हो जाए, तब तक। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का जो स्ट्रीम होता है इसको एफ्लुएंट स्ट्रीम कहा जाता है। अब ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, एफ्लुएंट मतलब आपको लग रहा होगा कि पानी नदी से ग्राउंड में जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्राउंड पानी नदी को दे रहा है। अब इन्फ्लुएंट के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी में यहाँ आपका वाटर टेबल है, एक मिनट, नदी में ये आपका वाटर टेबल है, और उसके अगल बगल का जो ग्राउंड है, ठीक है, उसमें ये आपका वाटर टेबल, दिस इज योर वाटर टेबल, उसके अगल बगल का ग्राउंड में। तो इस केस में क्या होगा, फ्लो रिवर्स हो जाएगा। फ्लो किधर से किधर होगा? अब नदी से ग्राउंड के अंदर पानी आ जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रीम को कहते हैं इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? ऐसा जहां भी बिहेवियर होता है। तो ये कोई एक नदी इन्फ्लुएंट एफ्लुएंट होते रहता है, ठीक है। नदी का जो ट्रांजिशन है वो कभी इन्फ्लुएंट रहेगा, कभी एफ्लुएंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन प्रेसिपिटेशन। क्यों? अभी मान लो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे था, बरसात हो गई, ठीक है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि वो नदी के लेवल से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, स्ट्रीम एफ्लुएंट हो जाएगा। क्यों? वाटर टेबल से, मतलब अगल बगल के ग्राउंड से पानी नदी में चलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ड्राई सीजन में, तो ये जनरली आपका स्ट्रोम सीजन या फिर रेनी सीजन में नदी आपका एफ्लुएंट रहता है, रेनी सीजन्स। यही आपका ड्राई सीजन्स में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्ट्रीम है वो एफ्लुएंट बन जाए, जैसे कि समर सीजन्स में, समर सीजन में। तो मतलब एक ही स्ट्रीम का ये दोनों टाइप ऑफ स्ट्रीम में ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्लियर है? ये जनरल डेफिनेशन है। लॉजिक समझ में आया यहाँ तक? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखने का ये सब चीजों को। तो वेल, हम बात कर रहे थे स्ट्रीम, वेल तो अब हम समझते हैं स्ट्रीम डेंसिटी क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास दो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, दोनों का कैच एरिया जो है वो सेम है, ठीक है। अब क्या है कि लेट्स सपोज एक कैचमेंट एरिया में जो स्ट्रीम्स है, किसी एक पार्ट में तीन स्ट्रीम्स है टोटल। ये तीन स्ट्रीम हो गए, एक मेन, दो ब्रांचेस। दूसरा जो कैचमेंट एरिया है उसमें ये तीन स्ट्रीम किसी एक पार्ट में नहीं है, बट ओवरऑल लगभग एक बड़े से एरिया को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब दोनों कैचमेंट एरिया का एरिया सेम है, ये A1 A2। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ऐसे बता रहा हूँ कि A1 इज इक्वल टू A2। तो स्ट्रीम डेंसिटी का जो
थ्योरी है, जो डेफिनेशन है, वो क्या क्या कहता है, स्ट्रीम डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्ट्रीम पर यूनिट कैचमेंट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट कैचमेंट एरिया। तो फॉर कैचमेंट एरिया 1, ठीक है, तो इसको मैं NS1 अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, 3 नंबर ऑफ स्ट्रीम इन 3 बाई एरिया A1, ऐसे लिख सकते हैं। NS2 क्या होगा, 3 बाई A। ओके, चूंकि एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 तो मैं A लिख रहा हूं, तो 3/A 3/A। तो मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही कैचमेंट एरिया के लिए, ये दोनों ही कैचमेंट एरिया के लिए आपका स्ट्रीम डेंसिटी सेम है। लेकिन पहले वाले कैचमेंट एरिया में क्या है, ये जो स्ट्रीम है आपका किसी एक स्मॉल पार्ट को ड्रेनेज करता है, ड्रेन आउट कर रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ कैचमेंट एरिया को ड्रेन कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में एक बड़े पार्ट को ड्रेन कर रहा है, तो ये स्मॉल पार्ट से छोटा पानी, थोड़ा पानी लेके आएगा, और बड़े पार्ट से ज्यादा पानी लेके आएगा। समझ रहे हैं? तो वही नंबर ऑफ स्ट्रीम वही 3 है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम डेंसिटी वाला जो फैक्टर है, इट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रेनेज एफिशिएंसी ऑफ द कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया का जो ड्रेनेज एफिशिएंसी है इसको करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाता है। बस इसका एक डिफिनेशन है, लोगों ने अप्रोच बनाया, सोचा, है ना, लेकिन ये उतना एक्यूरेटली करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाता है। ओके, सो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रेनेज एफिशिएंसी, ड्रेनेज efficiency of catchment area। क्यों भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो कैचमेंट एरिया 2 है, मतलब ये वाला जो सेकेंड वाला कंडीशन है जिसमें बड़े स्ट्रीम है एक मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रीम डेंसिटी दोनों केस में सेम है, फिर भी ये सेकेंड केस में, ठीक है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस में आपका ड्रेनेज एफिशिएंसी ज्यादा होगा। सो एट सेम स्ट्रीम डेंसिटी, जो कि दोनों कैचमेंट एरिया का स्ट्रीम डेंसिटी सेम है, एट सेम स्ट्रीम डेंसिटी किसी एक कैचमेंट का ड्रेनेज एफिशिएंसी कम, किसी एक कैचमेंट का ड्रेनेज एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस फैक्टर डू नॉट रिप्रेजेंट करेक्टली द ड्रेनेज एफिशिएंसी ऑफ द कैचमेंट एरिया। बस एक डेफिनेशन, एक टर्म है। ओके, तो ज्यादा एक्यूरेटली कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, जो तीसरा टर्म है, ड्रेनेज डेंसिटी। अब ड्रेनेज डेंसिटी को क्या, यहाँ पे चूंकि देखो दूसरा वाला कंडीशन में स्ट्रीम डेंसिटी में नंबर ऑफ स्ट्रीम का पर बात किया था, इसमें बात कर दिया लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रीम पर यूनिट कैचमेंट एरिया। दिस इज योर ड्रेनेज डेंसिटी। अब ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रीम हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे, अगेन पेरिनियल जिसमें सालों सालों पानी रहे, सालों भर पूरा ऑल ओवर ईयर पानी रहे, वाटर फ्लो होता है जिसमें, वो रिवर। एंड इंटरमीडिएट रिवर, मींस इंटरमीडिएट रिवर ऐसा रिवर होता है जिसमें कभी बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कभी पानी होता है कभी नहीं होता है, और ड्यूरिंग रेनी सीजन तो पानी हमेशा होता ही होता है ना। मतलब इस तरह का रिवर सूख जाता है कभी कभी, जब वाटर टेबल आपका बहुत नीचे चला जाएगा तो ये रिवर सूख जाएगा, लेकिन जैसे वाटर टेबल फिर ऊपर आएगा तो बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होने के कारण आपका पानी आ जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के रिवर को इंटरमीडिएट रिवर कहा जाता है। एफर्मल रिवर में तो बिल्कुल भी बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं, ध्यान रखना है। तो इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स, हम केवल इन स्ट्रीम्स का लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में है, और उसको हम टोटल कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको ड्रेनेज डेंसिटी निकल जाएगा, है ना। सो ये जो टर्म है, ये जो ड्रेनेज डेंसिटी वाला फैक्टर है, ये इट इज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफिशिएंसी या फिर ड्रेनेज एफिशिएंसी। ओके, इट इज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ
या फिर दिस फैक्टर रिप्रेजेंट ड्रेनेज एफिशिएंसी इन ए बेटर वे एज कंपेयर टू स्ट्रीम डेंसिटी। सो इस चीज को मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए इस नोट को कि दिस फैक्टर रिप्रेजेंट ड्रेनेज एफिशिएंसी ऑफ कैचमेंट एरिया इन बेटर वे देन स्ट्रीम डेंसिटी। लेट्स सपोज सेम कैचमेंट एरिया है, दो कैचमेंट एरिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है, इसमें ये स्ट्रीम है, एक मेन स्ट्रीम, फिर ये मेन स्ट्रीम, ठीक है। नाउ पहला ये फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूं और ये सेकेंड कैचमेंट एरिया। तो फर्स्ट कैचमेंट एरिया में दो छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रीम जुड़े हुए हैं, लेकिन सेकेंड कैचमेंट एरिया में दो बड़े बड़े ब्रांच स्ट्रीम जुड़े हुए हैं जो फ्लो को लेके आ रहे हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लगभग आउटलेट तक। तो देखो स्ट्रीम डेंसिटी अगर NS का बात करूं मैं, NS1 और NS2, क्योंकि एरिया सेम है तो स्ट्रीम डेंसिटी दोनों केस में, ठीक है, स्ट्रीम डेंसिटी दोनों केस में NS1 विल बी इक्वल टू NS2। लेकिन लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रीम ओवरऑल किस केस में बड़ा है? सेकेंड केस में लेंथ ऑफ स्ट्रीम बड़ा है, फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ स्ट्रीम छोटा है। सो मैं ये कह सकता हूं कि ड्रेनेज डेंसिटी, लेट्स सपोज इसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ड्रेनेज डेंसिटी फॉर सेकेंड केस इज मोर देन ड्रेनेज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट केस की। क्यों? मैं सेकेंड केस में लेंथ ऑफ स्ट्रीम ज्यादा कंसिडर कर रहा हूं। तो चूंकि सेकेंड केस में ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है तो पीक भी जो हाइड्रोग्राफ आप यहाँ पे आउटलेट पे बना रहे हो, ठीक है, तो ये क्यों ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा पानी वो लेके आ रहा है कि नहीं, ज्यादा दूर से लेके आ रहा है, सारा पानी को कलेक्ट कर रहा है, तो इसका पीक फ्लो भी ज्यादा आपको मिलेगा, पीक फ्लो ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जनरली होता क्या, देखो दो तरह का फ्लो मैंने बताया था, एक सरफेस मतलब ओवरलैंड फ्लो जो जमीन के ऊपर जस्ट फ्लो हो रहा है विदाउट एनी प्रॉपरली डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम या फिर चैनल्स या फिर प्रॉपरली डिजाइन स्ट्रीम्स, जिसको हम ओवरलैंड फ्लो कहते हैं। और एक फ्लो है जो प्रॉपर छोटे छोटे नदी में नाले से फ्लो होके या फिर कैनाल वगैरह से फ्लो होके मेन रिवर तक पहुंच रहा है ना, इसको चैनल फ्लो हम कहते हैं। तो चैनल में ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो होता है, प्रॉपर वे में प्रॉपर ढंग से पानी होता है, पानी फ्लो होता है। लेकिन ओवरलैंड फ्लो जो होती है, जो भी देखो अगर यहाँ पे स्ट्रीम, यहाँ पे दो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, तो इस एरिया से तो स्पीड में मतलब ये जो एरिया है लगभग इधर का, इस एरिया में जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो यहाँ से तो स्पीड में ये कलेक्ट करके लेते आएगा पानी को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम्स प्रेजेंट है। लेकिन बाकी के जो एरिया है, इधर जो फ्लो होगी, इधर जो फ्लो होगी, ठीक है, ये सब ये जो स्ट्रीम्स में आएगी ये सारे क्या है, ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लो। और ये ओवरलैंड फ्लो जो है ये बड़ा स्लो होगा, इट इज स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर। जनरली अब यहाँ पे क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया, अगर आपका कैचमेंट एरिया का स्लोप ज्यादा स्टीप है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे तो स्ट्रीम फ्लो तो स्पीड में होगा ही, ओवरलैंड फ्लो भी इसके कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रीम फ्लो से ज्यादा तेजी से ओवरलैंड फ्लो होगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी जैसे स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है अंडर केस ऑफ माइल्ड स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया, लेकिन अगर स्टीप स्लोप होगा तो ओवरलैंड फ्लो भी थोड़ा तेजी से होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एज कंपेयर टू चैनल फ्लो और स्ट्रीम फ्लो, इसकी जो फ्लो वेलोसिटी है ओवरलैंड पे वो ऑब्वियसली कम होती है वाटर, ठीक है। तो ये चीज है आपका ड्रेनेज डेंसिटी एंड स्ट्रीम डेंसिटी। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब चीजों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो अगर मैं हाइड्रोग्राफ बना के बताऊं, अगर ये ड्रेनेज डेंसिटी को कंपेयर करके, तो लेट्स सपोज कि ऐसा कैचमेंट एरिया है जिसका ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें पीक भी आपको जल्दी मिलेगा, है ना। तो ये हाई ड्रेनेज डेंसिटी के लिए कैचमेंट एरिया हो गया, और सॉरी हाइड्रोग्राफ हो गया। और लो ड्रेनेज डेंसिटी के लिए जो हाइड्रोग्राफ होगा उस केस में आपको पीक एक तो कम मिलेगा, इस तरह का कुछ, है ना, पीक फ्लो आपका कम मिलेगा। दिस इज फॉर हाई ड्रेनेज डेंसिटी, लो ड्रेनेज डेंसिटी, लो ड्रेनेज डेंसिटी। देखो किसी पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट जरूर करिए, व्हाट्सएप करिए।
ऐसा कुछ है नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतने पॉइंट्स को लिख लो, अच्छे से सुन लो, जो भी अपने हिसाब से भी जो भी नोट्स लिखना है, जो जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ लिखना है तो लिख सकते हैं, उनको लिख के रख लो। बाकी इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं एक टॉपिक पे और डिस्कस करता हूँ, लैंड यूज एंड कवर। देखिए, लैंड यूज मैं दो तरह के एरिया को कंसिडर करूंगा। एक कंसिडर करूंगा रूरल एरिया या फिर फॉरेस्ट एरिया। ऐसा कर लीजिए, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में जनरली मतलब गांव घर में जंगल झाड़ी होता है, वहाँ उतना डेवलपमेंट है नहीं, इसलिए तो वहाँ पे छोटा 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 लोकेलिटी होता है, वहाँ प्रॉपरली डिजाइन स्ट्रीम्स भी नहीं होते हैं, तो रूरल एरिया भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैं जनरली इसको फॉरेस्ट एरिया कहता हूँ, फॉरेस्ट। और एक मैं कहता हूँ अर्बन, अर्बन एरिया। तो देखो डिफरेंस क्या है, फॉरेस्ट एरिया में जंगल झाड़ है, जमीन पूरा घास भूस से ज्यादा कवर्ड है। अर्बन एरिया में प्रॉपरली डिजाइन चैनल्स हैं, ड्रेन्स हैं, सब कुछ। तो जब भी प्रेसिपिटेशन होती है तो अर्बन एरिया से तुरंत पानी बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से तुरंत पानी बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे केसेस में जो हाइड्रोग्राफ आपका बनता है फ्रॉम दिस टू एरियाज, वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं फॉर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, फॉरेस्ट एरिया का जो हाइड्रोग्राफ होगा उसका पीक वैल्यू कम होगा, बेस पीरियड ज्यादा होगा। अर्बन एरिया से जो हाइड्रोग्राफ होगा उसका पीक वैल्यू ज्यादा होगा और बेस पीरियड भी कम होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरह का हाइड्रोग्राफ आपका बनने को देखने को मिलेगा। एग्जाम में पूछा है ये चीज। तो ये एक हाइड्रोग्राफ बना दिया, लेट्स सपोज। दूसरा हाइड्रोग्राफ मैं बना रहा हूं इस तरह से। तो देखो, फॉर सेम प्रेसिपिटेशन, ये जो दूसरा वाला हाइड्रोग्राफ है इट इज फॉर अर्बन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट या फिर रूरल एरिया, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि गांव घर में जनरली जंगल झाड़ी होता है, उतना डेवलपमेंट है नहीं जितना अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होता है, जितना प्रॉपर्ली डिजाइन चैनल स्ट्रीम, जितना इम्परमिएबल सर्फेसेस। इम्परमिएबल सर्फेसेस कहने का मतलब जहाँ देखो कभी पार्क है तो वहाँ कॉन्क्रीट वगैरह है, रोड है ना, तो ये सारे इम्परमिएबल सर्फेस है, तो उस वहाँ पे लॉसेस नहीं होता है। तो वो लॉसेस नहीं होता है तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी अगल बगल की ड्रेन में जाता है, फिर ड्रेन से मेन स्ट्रीम में जाता है। समझ रहे हो? तुम्हारा रन आपको ज्यादा मिलेगा, आपको पीक वैल्यू ज्यादा मिलेगा। ओके, दिस इज फॉर अर्बन एरिया, अर्बनाइज्ड एरिया। यह हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा क्यू वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अर्बनाइज्ड एरिया के लिए क्यूपी यू इसको लिखता हूं, इसको क्यूपी आर लिखता हूं। ठीक है, तो रिलेशनशिप यही होगा, क्यूपी यू विल बी ग्रेटर देन क्यूपी आर, ऑब्वियसली फॉर सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेसिपिटेशन। बेस पीरियड लिखता हूं, ठीक है, टाइम बेस फॉर अर्बन एरिया, टीबीयू, टाइम बेस फॉर रूरल एरिया। तो यहाँ रिलेशनशिप क्या हो जाएगा टाइम बेस में, टाइम बेस फॉर रूरल एरिया विल बी ग्रेटर देन टाइम बेस फॉर अर्बन एरिया। एग्जाम में ईएस में ऑब्जेक्टिव आ चुका है, क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जनरली क्यों हो रहा है, ये इस तरह से जनरली इसलिए हो रहा है, फॉरेस्ट कवर में मैंने बताया था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर आपका वो इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है, तो लॉसेस इंक्रीज कर देगा, तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन लॉस ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, वो जो फ्लो है, सरफेस रन ऑफ का जो फ्लो है, देखो ओवरलैंड फ्लो थोड़ा ना थोड़ा तो होना ही पड़ेगा। क्यों? जब तक ओवरलैंड फ्लो होगा फिर जाके वो जो भी ब्रांच स्ट्रीम है वहां पे पानी पहुंचेगा, तो वो ओवरलैंड फ्लो में भी ड्यू टू फॉरेस्ट कवर एक रिटार्डेशन आएगी कि नहीं, एक रुकावट आएगी कि नहीं, एक ऑब्स्टेकल आएगी कि नहीं, तो उस कारण से इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा कि नहीं। और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने का ड्यू टू फॉरेस्ट कवर और भी रीजन है, वो पोरोसिटी उसका इंक्रीज कर देता है सॉइल का फॉरेस्ट कवर। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन सब चीजों के कारण इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। फॉरेस्ट कवर होने के कारण जो भी बरसात की बूंदे आती हैं उसका जो लोड है वो सबसे पहले घास फूस लेता है, जिस कारण से आपका सॉइल का वॉइड चोक नहीं होता है, जिस कारण से आपका सॉइल का वॉइड खुला हुआ रहता है, तो पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ये सब फैक्टर्स हैं जिस कारण से आपका इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाता है। हाँ, फॉरेस्ट कवर में तो लॉसेस ज्यादा हो जाएगा फॉर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेसिपिटेशन, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। अगर लॉसेस ज्यादा हो गया बच्चे तो क्या होगा, पीक फ्लो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। और चूंकि फ्लो में रिटार्डेशन आ रही है तो वो धीरे धीरे रन ऑफ जो आएगा, मतलब धीरे धीरे रन ऑफ आएगा।
तो धीरे धीरे आपका पीक अचीव होगा, जितना भी पीक अचीव होना वो धीरे होगा और धीरे धीरे पानी भी निकलेगा, तो टाइम बेस बढ़ जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा। लेकिन अर्बनाइज्ड एरिया में ऐसा कुछ चीज होगा नहीं, क्योंकि वहां पे सब कुछ सिंक्रोनाइज होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपरली डिजाइन ड्रेनेज बेसिन है, काफी ज्यादा इम्परमिएबल सर्फेसेस है ना, जिस कारण से इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस कम होंगे, प्लस डिजाइन ड्रेनेज स्ट्रीम होने के कारण, जैसे नाले, स्ट्रोम ड्रेन्स, ये सब होने के कारण रन ऑफ बहुत तेजी से फ्लो करता है और आउटलेट पे पहुंचता है, समझ रहा है। इसलिए वहां पीक भी जल्दी आएगा, टाइम बेस भी, मतलब, और रिसेशन भी जल्दी होगा, मतलब पानी जल्दी कैचमेंट एरिया से बाहर भी निकलेगी। इसलिए कभी देखते हो फॉर ए नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है आपका रेनी सीजन में बरसात, आपका शहरों में जल्दी बाढ़ वाड़ ये सब चीज नहीं आता है, मतलब ये नहीं कि शहर एकदम पानी से भर गया, ऐसा ऐसा जनरली होता नहीं है, ये वहीं पे होता है, कहाँ पर, हाँ, मुंबई जैसा शहर एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया है, वहाँ के लोग भी जो है वो भी उतना जागरूक नहीं है इन सब चीजों को लेके, जीने का आदत हो गया है, सीख गए हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार भी वहाँ की उतना ये, और बरसात भी ज्यादा होता है, ये चीज भी है, समझ रहा है। बिहार देख लो, बिहार में तो हर एक साल बाढ़ आता है, फ्लड मैनेजमेंट वहाँ है ही नहीं, तो इन सब चीजों को अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से हम फ्लड मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ हम प्रीकास्ट करके उसके हिसाब से रिसोर्सेस एलोकेट करके डिजाइन कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, कितना डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, उस हिसाब से नदी में खुदवाना है तो खुदवा लेंगे यार, उसका साइज बढ़ा लेंगे, ताकि सारा पानी जो भी आ रहा है ना, वो फ्लड का, है ना, वो नदी का क्रॉस सेक्शन में समा जाए। फिर पानी को लाने के लिए, मान लो पानी, बरसात का पानी अगर कहीं जमा हो जा रहा है, पानी नहीं आ पा रहा है, निकल पा रहा है, तो अब मैं सर्टेन एरियाज पे कैनाल बनाऊंगा, एरिया को डेवलप करना पड़ता है, विदाउट डेवलपिंग एनी एरिया उसका यूज कुछ नहीं है, उसे आप फ्लड के लिए बचा ही नहीं सकते, उसको डेवलप करना पड़ेगा, इरिगेशन कैनल, नंबर ऑफ इरिगेशन कैनल बना दो, जो कि एक मेन ब्रांच स्ट्रीम जैसा काम करेगा, है कि नहीं। तो वो सब है नहीं इस तरह का सिस्टम, इरिगेशन कैनल वगैरह भी है, थोड़ा मोड़ा खोद दिया, उसमें भी घास घूस हो गया, सब कुछ हो गया है? कोई नहीं, गांव वालों का कौन पूछता है, अरे बिहार सब में आप जाओगे तो 5-10 हजार ऐसे ही लोगों से ठगते रहते हैं, ये सरकारी ये इरिगेशन वगैरह ये सब जो भी डिपार्टमेंट है, फालतू का, छोड़ो यार, उस पर आऊंगा, अभी दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। खैर, फॉरेस्ट एंड अर्बनाइज कंप्लेंट तो बहुत है, सॉल्यूशन कौन निकालेगा, इट्स यू, जो आप जाओ सॉल्यूशन निकालो इन सब चीजों का। करप्ट नहीं बनना है, करप्ट बनने से अपना ही नुकसान है, एक तो अपना मस्तिष्क कम होता है, अपना नॉलेज डिक्रीज होता है, दूसरे के बाद दूसरा, लोग भी अच्छा नहीं बोलेगा, आप दूसरे के नजर में भी अच्छा नहीं रहोगे, ठीक है, तो अपना ही लॉस हो जाता है। तो जितना मिलता है पैसा उससे, हाँ, मेहनत करके, अदर अदर एक्टिविटीज करके मैक्सिमम पैसा कमाने का कोशिश करो, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले और आपका लाइफ अच्छे से चले, वो इंपॉर्टेंट है, करप्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये होता है लैंड यूज एंड कवर का कॉन्सेप्ट, समझ गए। नेक्स्ट, तो ये मैक्सिमम हमने कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू कैचमेंट एरिया ये हमने कवर किया है, और कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जैसा कि कैचमेंट एरिया का सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन, मान लो कि जब प्रेसिपिटेशन हो रही है उस समय सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट हाई है, वाटर टेबल पहले से हाई है, तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस कम होगा, तो ज्यादा रनअप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मॉइस्चर कंडीशन कम है तो आपको कम रनअप देखने को मिलेगा, क्लियर है। ये एक तरह का फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है, कम रनअप देखने को मिलेगा मतलब कम पीक रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो अगर पहले से सॉइल सैचुरेटेड है, उसका मॉइस्चर जो भी उसको चाहिए उतना वो फुलफिल्ड है ना, कोई सॉइल मॉइस्चर में डेफिशिएंसी नहीं है, तो प्रेसिपिटेशन हुई, रेनफॉल हुई, तो रनअप तुरंत अपीयर होगा, क्लियर है। मेरे आंख में चोट लग गया है, इसलिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यार। फूल तोड़ने गया था। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर सब चीजों को लेके कंपटीशन है। मैं आजकल फूल तोड़ने जाता हूँ सुबह सुबह। एक्चुअली क्यों जाता हूँ, क्योंकि हमारी जो मिसेस है वो एक पूजा कर रही है सावन में, हाँ, तो उसके लिए फूल चाहिए, क्योंकि हम लोग फूलों का शिवलिंग बनाना पड़ता है उसमें, तो फूल तोड़ने जाता हूँ सुबह सुबह। देखता हूँ सुबह सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह मैं 3:30 बजे उठ गया तो मेरे को सारा फूल मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे से भी ज्यादा पागल लोग हैं, और लेडीज सब, बहुत सारे लोग, बूढ़े सब लोग एक एक झोला एक एक बैग लेके आते हैं और फूल तभी से दौड़ दौड़ के तोड़ते हैं। मतलब फिर मैं वहीं पे सोचता हूँ कि भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर चीज में कंपटीशन है, ठीक है। तो
फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेहनत नहीं करना है, सॉरी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। तो मैं उनको देख के अरे सारा फूल तो ये लोग तोड़ लेगा, मैं क्या घंटा तोड़ूंगा, ऐसा सोच के मैं फिर छोड़ दूं तो मेरे को सच में एक भी फूल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैं समझ जाता हूँ ये लोग तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो मेरे को दौड़ भाग करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आराम से तोड़ता हूँ। यहाँ पे 200-300 पेड़ है, ठीक है, ओवरऑल 5 किलोमीटर के लेंथ में, तो मैं सोचता हूँ आराम से तोड़ूंगा। अब वो 200-300 पेड़, हर एक पेड़ के पास मैं जाता हूँ, मतलब एक तरफ इधर से गया तो हर एक पेड़ में, किसी पेड़ में 2 फूल, किसी पेड़ में 4 फूल, जाते वक्त मेरे को मिल गया, तो उस तरह से 200-300 पेड़ को कवर किया। फिर आते वक्त 200-300 पेड़ को कवर किया, है ना, समझ रहे हो, मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो जाते वक्त कुछ दिखा तोड़ लिया, आते वक्त कुछ दिखा तोड़ लिया। तो इस तरह से करके वो लोग थोड़ा रैपिड में तोड़ के आधा झोला थोड़ा सा सेटिस्फाई करके चले जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, दो आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा लग गया मेरे को, लेकिन मैं अपना बैग पूरा भर के लाता हूँ। ठीक है, तो यही चीज है, मेहनत लगातार करो, हरदम करो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, मेहनत करिए, क्वेश्चंस बनाइए। ये कहानी बनाने कहने का मतलब है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रॉपर्ली अरेंज करो। ठीक है, नोट्स बना लिया, उसके बाद क्वेश्चंस के तरफ अपना माइंड ले जाओ, है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखो, क्या पूछा है नहीं पूछा है, उसको टिक लगाने का कोशिश करो। फिर टाइमली रिवीजन करिए जो भी नोट्स है उसको। ओके, वीडियो देखने की, रिपीटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद बस ध्यान में रखा है, सुना है, हाँ ये चीज बोला है, ये चीज समझाया है, बाकी नोट्स को याद कर रहा है, नोट्स को बार बार पढ़ रहा है, और जो भी मैं बोला हूँ उसको कुछ ना कुछ दिमाग में होगा, उसको लिंकअप करना है, सोचना है, हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, याद तो रह ही जाएगा। ठीक है, बस सोचते रहना है, काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से अफेक्ट करता है। देखिए, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 ही 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रेनफॉल इंटेंसिटी हो गया, रेनफॉल ड्यूरेशन हो गया, रेनफॉल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल क्या है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल कहने का मतलब ये आपका कैचमेंट एरिया है, इस तरह से स्ट्रीम्स प्रेजेंट है, ये आपका आउटलेट है, दिस इज योर आउटलेट। अब रेनफॉल जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, कहने का मतलब इधर से इधर फ्लो होना है, ठीक है, लेकिन रेनफॉल इधर से इधर हो रहा है, मतलब रेनफॉल अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। अब ये किस कारण से हो सकता है, एक तो नेचुरली रेनफॉल ऐसे ही हुई, या फिर विंड वगैरह, जो विंड का भी इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो भी रेनफॉल को आउटलेट से दूर भगाएगा, पानी को ज्यादा दूर दूर में फेंकेगा, तो फ्लो टाइम पानी का बढ़ जाएगा कि नहीं। अगर फ्लो टाइम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली पीक जो है वो थोड़ा बाद में बढ़ेगा, बाद में आएगा, मतलब लैग टाइम ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो हाइड्रोग्राफ का शेप चेंज हो जाएगा, तो ये सब चीजें अफेक्ट करता है। लेकिन ये चीज आपका रिसेशन कर्व को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, केवल राइजिंग कर्व को इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स में आया रेनफॉल का डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में रेनफॉल हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ड्रेनेज होगा, तो पीक जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हो, और रन ऑफ भी आपको ज्यादा मिलेगा, जल्दी आएगा भी और रन ऑफ भी आपको ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ कुछ फैक्टर हो गया। रेनफॉल इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी का रेनफॉल हो गया किसी एक कैचमेंट एरिया पे, तो ज्यादा रन ऑफ मिलेगा। क्यों? देखो, जो भी इनिशियल लॉसेस, अगर हायर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो रहा है तो इनिशियल लॉसेस या मतलब इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट को भी वो तुरंत तुरंत सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुरंत ही जल्दी ही एक्सेस रेनफॉल आपका सरफेस पे अपियर होना शुरू हो जाएगा। अगर जल्दी ही एक्सेस रेनफॉल अपियर होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे जल्दी ही रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट एरिया से, है ना, तो आपको ज्यादा पीक मिलेगा। ओके, एज कंपेयर टू लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ड्यूरेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो कोई कैचमेंट एरिया है, मैंने इन सब चीजों में बताया भी था, कोई कैचमेंट एरिया है उसमें लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ही हो रहा है, मान लो हो रहा है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक हुआ, बहुत लंबे समय तक हो रहा है रेनफॉल, बस बरसात हो रही है, लो इंटेंसिटी से भी हो रही है, तो इस कारण से भी आपको ओवरऑल रन ऑफ आपको ज्यादा मिलेगा, पीक ज्यादा मिलेगा, है ना। ऐसे केसेस में बाढ़ आ सकता है उस पूरे कैचमेंट एरिया पे, क्यों, बहुत लंबे समय तक हुआ, कम कम पानी हुआ, लेकिन एक समय के बाद जो लॉसेस है, जो इन्फिल्ट्रेशन ये सब है, इसका रेट डिक्रीज हो जाता है ना, तो उसके बाद जो भी रन ऑफ है, जो भी प्रेसिपिटेशन है, वो तो एज ए रन ऑफ ही अपीयर हो रहा होगा, है ना, तो ज्यादा पानी आ जाएगा लंबे ड्यूरेशन तक अगर रेनफॉल होगी तो, समझ रहे हो, है ना, तो उसे केसेस में फ्लड आ सकता है। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है, लेट्स सपोज, समझना ये सब चीजें मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, समझो। ये मान लो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कैचमेंट एरिया, अभी जनरली ऐसा नहीं होता है कि ओवरऑल पूरे कैचमेंट एरिया पे एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेनफॉल आपको हो रहा है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेनफॉल हो रहा है पूरे ओवरऑल कैचमेंट एरिया पे, इट इज जनरली
नॉट अकरिंग। सो होता क्या है कि मतलब ये एक छोटा सा कैचमेंट एरिया, मतलब ये मान लो ये ओवरऑल एक मेन कैचमेंट एरिया, ये दिस इज योर आउटलेट, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज ऐसा ऐसा, ये एक पार्ट 1 एरिया, ये पार्ट 2 एरिया, ये पार्ट 3 एरिया। तो हो सकता है कि पार्ट 3 एरिया पे सम हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ एज कंपेयर टू दिस पोर्शन ऑफ एरिया, है ना, डिफर कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 1 पे थोड़ा हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ। समझ रहे हो, मतलब एक जनरल यूनिफॉर्म इंटेंसिटी जनरली होता नहीं है, वो तो हमारा एजम्पशन होता है। जब भी हाइड्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, एजम्पशन होता है कि रेनफॉल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं बाय एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि वो रेनफॉल जो है उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के एरिया पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे हाई इंटेंसिटी का, कहाँ पे लो इंटेंसिटी का है। तो मान लो कैचमेंट का जो आउटलेट है, आउटलेट इसके करीब करीब अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो गया, तो मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इसके करीब करीब अगर हो गया, है ना, तो ज्यादा पानी जल्दी से कलेक्ट होगा। समझ रहे हो, ज्यादा पानी जल्दी से कलेक्ट होगा। ओके, तो आपका जो पीक है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। अब ये जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इसको एक कोफिशिएंट को यूज करके डिफाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। क्लियर है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा है ईएससी में कि हाउ एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू डिफाइन द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। क्लियर है, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। तो चलिए इन सब चीजों को मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए कि कौन सा किस चीज पे अफेक्ट करता है, क्या करता है, कैसे। तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी अगर शॉर्ट नोट्स टाइप में आ गया कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो टोटल ओवरऑल कितने फैक्टर है उसको तो लिस्ट करना ही है। जो एक मैंने टेबल दिया था आपको, है ना, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, कौन सा फिजियोग्राफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, वो टोटल ध्यान रखना। वो टेबल का जो भी कंटेंट है शॉर्ट नोट्स में, वो सारा कंटेंट लिखना है। फिर उसके बाद जो जो मेन 2-3 फैक्टर्स होंगे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। जो ये सब चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीजों को बस इतना ही लिख के आ जाना, चाहे वो यूपीएससी हो, ईएससी हो, कुछ भी हो, सब में ये काम करेगा। डिटेल में लिखने जाओगे सब चीजों को बहुत ज्यादा, वो ऐसे कोई किताब में है भी नहीं, और लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, आप खोजते रह जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसमें हम पहला बात करते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी का। तो प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले लिखिए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जैसे कि जनरली अगर हम बात करें 2 तरह का प्रेसिपिटेशन, एक बात करते हैं हम रेनफॉल जिसमें बरसात की बूंदे आई, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं स्नोफॉल। तो रेनफॉल जब भी होगा तो इमीडिएट रन ऑफ होगा, मतलब रन ऑफ में तुरंत रन ऑफ जनरेट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब स्नोफॉल होगा तो उस केस में पहले स्नो मेल्ट होगा, फिर पानी बनेगा, फिर वो सरफेस रन ऑफ के रूप में अपीयर होगा, उसमें उसके बाद भी जो इन्फिल्ट्रेट होना वो इन्फिल्ट्रेट होगा ड्यूरिंग फ्लो, फिर वो सरफेस रन ऑफ के रूप में अपीयर होगा। तो स्नोफॉल के केस में पीक जो है वो थोड़ा लेट में मिलेगा, मतलब रन ऑफ लेट से शुरू होगा, तो पीक जो हाइड्रोग्राफ के कारण, हाइड्रोग्राफ जो भी बनेगा उसका पीक भी थोड़ा बाद में डेवलप होगा। समझ पा रहा है, तो रेनफॉल के केस में इमीडिएट रन ऑफ डेवलप होगा तो पीक आपको जल्दी मिलेगा। तो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन भी शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ रेनफॉल इंटेंसिटी, इस बात को अच्छे से समझना, रेनफॉल इंटेंसिटी अगर ज्यादा होता है, अगर ज्यादा हो गया तो रन ऑफ आपका ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली रन ऑफ के ऊपर इफेक्ट करता है। और रन ऑफ अगर ज्यादा मिल रहा है आपको किसी केस में, है ना, तो पीक डिस्चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये चीज कैसे पॉसिबल होती है, देखो इसमें हम कुछ कुछ चीजों को पहले एनालिसिस में, ये जो एनालिसिस करेंगे इसमें कुछ कुछ चीजों को हम फिक्स कर लेते हैं। क्या फिक्स कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि कोई एक रेनफॉल है जिसमें टोटल रेनफॉल की वैल्यू सेम है। लेट्स सपोज कि टोटल रेनफॉल होनी है 6 सेंटीमीटर की होनी है, रेनफॉल डेप्थ के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ड्यूरेशन भी सेम ले लेते हैं, ड्यूरेशन सेम, लेट्स सपोज कि ड्यूरेशन 3 घंटे के लिए रेनफॉल हुई। कैचमेंट एरिया भी सेम ले लेते हैं, उसमें एक बार हम एक तरह का वेरिंग इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को डालेंगे, दूसरे केस में हम एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को डालेंगे, फिर देखेंगे रन ऑफ किस केस में ज्यादा मिलता है, ठीक है। और जो लॉसेस है ना,
एक जो लॉस हो रहा है कैचमेंट एरिया से उसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट्स सपोज इन्फिल्ट्रेशन लॉस जिसको हम कहते हैं फाई इंडेक्स, जिसमें इनिशियल लॉस और इन्फिल्ट्रेशन दोनों इंक्लूड है, जिसको हम पोटेंशियल बेसिन डिस्चार्ज भी कहते हैं, इसका भी वैल्यू कांस्टेंट है। लेट्स सपोज एनालिसिस के लिए हम इसको वैल्यू ले लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। ऐसा मैंने एक वैल्यू चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे कैचमेंट, सेम कैचमेंट एरिया है, इसमें दो तरह का रेनफॉल हाइटोग्राफ आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज एक हाइटोग्राफ मैं बता रहा हूँ, ऐसा देखिए, टोटल ड्यूरेशन है 3 आवर। ओके, तो सबसे पहला जो हाइटोग्राफ है ये वाला, ये हाइटोग्राफ बता रहा हूँ यूनिफॉर्म रेन का, यूनिफॉर्म रेन। तो 6 सेंटीमीटर का टोटल डेप्थ ऑफ बरसात होनी है 3 घंटे में। तो इंटेंसिटी क्या रही होगी फॉर यूनिफॉर्म रेन? ये इंटेंसिटी रही होगी आपका 2 सेंटीमीटर पर आवर। इस इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल हुई। नाउ इन्फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट है थ्रू आउट द रेनफॉल, फाई इंडेक्स 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो फाई के ऊपर जो भी वाटर है वो आपका सरफेस रन ऑफ में अपीयर हुआ होगा। तो 3 घंटे के लिए ये हुई है, टोटल 3 आवर, 0 से लेके। तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना हुआ? इन्फिल्ट्रेशन लॉस हुआ टोटल कितना डेप्थ, अगर डेप्थ के टर्म्स में बताएं 0.5 1.5 सेंटीमीटर। तो टोटल रेनफॉल 6 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ कितना हुआ होगा? रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ ये हुई होगी आपका, कितना हो गया, 6 माइनस 1.5, 5 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। इतना टोटल रन ऑफ आपको उस कैचमेंट एरिया से ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रेन डेवलप हो रहा है। अब एक वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को हम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कि बरसात शुरू हुई, टोटल रेनफॉल आपका 6 सेंटीमीटर ही होना, लेकिन बरसात शुरू हुई इनिशियली एकदम छोटा 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 छोटा, मतलब बहुत कम कम इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ बरसात हुई। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो इंटेंसिटी रहा था स्टार्टिंग में, वो इंटेंसिटी था 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लगभग मान लो 0 से लेके आधा घंटा समय तक के लिए, हाफ एन आवर, या फिर मान लो 0 मतलब 1 घंटे तक इसी इंटेंसिटी के साथ वो रेनफॉल होती रही, 1 घंटे तक, 1 आवर तक। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद जो इंटेंसिटी है वो सडनली इंक्रीज हुई। अभी कितना क्या इंक्रीज हुई अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, फिर आपका इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, फिर ओरिजिनल इंटेंसिटी पे आ गई। ओके, फिर ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा। अभी इंटेंसिटी वगैरह मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका सरफेस, सॉरी, जो फाई इंडेक्स का वैल्यू था वो कुछ यू है, दिस इज योर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। कहने का मतलब है जो इनिशियल रेन हुआ पहले 1 घंटे के लिए, उस दौरान जो फाई इंडेक्स था वो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी से ज्यादा था। तो जितना भी पानी हुआ, और लेकिन रेनफॉल जो था वो लो इंटेंसिटी के साथ था। ठीक है, तो जो भी वो लो इंटेंसिटी का जो रेनफॉल था उसके कारण जो भी लॉसेस हुआ वो सीधा का सीधा इन्फिल्ट्रेट हो गया टोटल। अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ लेकिन इन्फिल्ट्रेट हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे इंटेंसिटी बढ़ा तो जो फाई इंडेक्स का वैल्यू है उतने के बराबर आपका रेनफॉल इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा है, उस टाइम पीरियड के दौरान बरसात भी हो रही है और सेम टाइम पे आपका रन ऑफ भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। पहला फर्स्ट आवर में जो रेनफॉल का इंटेंसिटी था वो था 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। उसी तरह लास्ट वाला इंटेंसिटी भी 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो पहला फर्स्ट आवर में और लास्ट वाले आवर में जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल था वो इतना कम था कि वो फाई इंडेक्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो उस दौरान जो रेनफॉल हुई होगी वो सारा लॉसेस में गया, मतलब कोई रन ऑफ अपीयर नहीं हुआ। तो लेट्स सपोज टोटल रेनफॉल आपका होना है 6 सेंटीमीटर, तो उसमें से कितना लॉस में चला गया? 0.2 गुना 1 प्लस 0.2 गुना 1 पहला आवर में और लास्ट आवर में, मतलब टोटल अभी तक 0.4 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल लेट्स सपोज आउट ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉस हो गया है। तो अभी मेरा टोटल रेनफॉल कितना बचा जो 1 घंटे में होना है, मतलब बीच का ये 1 घंटे से ये दूसरे घंटे के बीच में होना है। एक इंटेंसिटी मतलब अचानक से बढ़ा, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होना शुरू हो गया। तो ये लेट्स सपोज ये इंटेंसिटी कितना होगा, 6 माइनस 0.4 मतलब 5.6 सेंटीमीटर पर आवर। लेट्स सपोज ये बीच का जो 1 घंटे में रेनफॉल हुआ ये इस इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल हुआ 5.6 सेंटीमीटर पर आवर। अगर इस इंटेंस इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल हुआ इस बीच के 1 घंटे के दौरान, तो इस बीच के 1 घंटे के दौरान जो इन्फिल्ट्रेशन लॉस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, वही 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से हुआ होगा। तो टोटल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कितना रहा होगा, वही 0.5, वही कितना 0.5। सो कुल मिला के आउट ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल टोटल आपका डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना हुआ होगा? पहला 1 घंटा में 0.2, लास्ट वाले 1 घंटे में 0.2, बीच वाले
एक घंटे में 0.5, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.9। एक समझा रहा हूं एक लॉजिक, 0.9 सेंटीमीटर। तो मेरा रन ऑफ कितना बच गया? तो 6 सेंटीमीटर में से टोटल अगर 0.9 सेंटीमीटर आपका इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो रन ऑफ आपको बच गया, रन ऑफ डेप्थ। ओके, रन ऑफ डेप्थ समझ पा रहे हो? तो रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू लगभग बच गया 5.1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ रन ऑफ आपको ज्यादा मिला कि नहीं? अगर रन ऑफ ज्यादा मिला तो पीक ज्यादा मिलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के कारण ऑब्वियसली रन ऑफ को इफेक्ट करता है। ओके, और ये जो चीज है रन ऑफ का अगर इफेक्ट करता है तो पीक डिस्चार्ज को भी इफेक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ये जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है ये हाइड्रोग्राफ का शेप को बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। तो लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, स्टार्टिंग एक इनिशिएट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, जो एक मेन कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज केवल हम ड्यूरेशन का इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो कैचमेंट एरिया सेम, टोटल रेनफॉल जो होना है वो सेम, ठीक है, वो सब कुछ सेम होना है, और जो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस होगा वो भी सेम है, मान लो वो भी फाई इंडेक्स वगैरह भी सेम है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि टोटल रेनफॉल जो होना है वो सेम बता रहा हूँ मैं। केवल एक रेनफॉल ऐसा लूंगा जिसका ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है और एक रेनफॉल ऐसा लूंगा जो कम ड्यूरेशन में हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि टोटल रेनफॉल होना है वही लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रेनफॉल हो रहा है आपका, एक ही घंटे में हो जा रहा है ये 6 सेंटीमीटर का, एक घंटे का ड्यूरेशन है किसी एक रेनफॉल का। दूसरा जो रेनफॉल हो रहा है उसमें भी टोटल रेनफॉल डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, लेकिन लेट्स सपोज ये हो रहा है आपका 6 घंटे में हो रहा है, 6 आवर का रेनफॉल है। तो इस केस में रेनफॉल इंटेंसिटी जो होगा RI हाई इंटेंसिटी 6 सेंटीमीटर पर आवर, और इस केस में जो रेनफॉल इंटेंसिटी है ये क्या होगा, 6/6 1 सेंटीमीटर पर आवर का इंटेंसिटी रहा होगा, ठीक है। तो चूंकि टोटल रेनफॉल डेप्थ, ठीक है, टोटल रेनफॉल डेप्थ इस केस में क्या है, सेम है दोनों केस में, और दोनों केस में फाई इंडेक्स जो इन्फिल्ट्रेशन लॉस होना है फाई ये भी सेम है। लेट्स सपोज इसको मैं कंसीडर करता हूँ 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो देखो पहला वाला केस में इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना हो जाएगा, चूंकि एक ही घंटा तक बरसात हो रही है तो डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लॉस वही 0.5 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन हाई इंडेक्स। दूसरे वाले केस में भी रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन हाई इंडेक्स। सो एक, और ये एक यूनिफॉर्म रेन का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म रेन कंसिडर मैं कर रहा हूँ दोनों कैचमेंट एरिया पे। मतलब कहने का मतलब है 6 घंटे तक बरसात हुई 6 आवर तक विथ इंटेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, और ये आपका फाई इंडेक्स है ना, फाई का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो सेकेंड वाले केस में 6 गुना 0.5 सेंटीमीटर, तो टोटल इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो टोटल वाटर इन रन ऑफ कितना कितना बचा आपका, देखिए पहला वाला केस में बचा कितना रन ऑफ, टोटल मेरा बचा पहला वाला केस में 5.5 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ बचा। दूसरा वाला केस में रन ऑफ डेप्थ कितना बचा, आधा 3 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला केस में ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल भी ज्यादा है, पहला वाला केस में ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल भी छोटा है और रन ऑफ भी ज्यादा है। तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल से आप ये समझ पा रहे हो, तो पहला वाला केस का जो हाइड्रोग्राफ बनेगा उसका ड्यूरेशन भी कम होगा और पीक भी जल्दी मिलेगा और पीक का वैल्यू भी ज्यादा होगा। लेकिन दूसरा वाला केस में जो हाइड्रोग्राफ मिलेगा एक तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा, पीक भी कम, ठीक है। इस तरह से वाइडन हाइड्रोग्राफ बनेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल हैव मेजर इफेक्ट। यहाँ पे ये जो आइडियल एनालिसिस है यहाँ पे मैं बाकी सब चीजों को कांस्टेंट करके केवल ड्यूरेशन का इफेक्ट मैंने आपको समझाया। अब देखो इसका, और अगर हम डिफरेंट एंगल से सोचें तो देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लो इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल हुई है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक हुई है, और ये फाई इंडेक्स को, ये जो लॉसेस है इसको हम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रोम, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू हॉटन ने ये डिफाइन किया है कि इनिशियली जब आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उस दौरान अगर सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, मॉइस्चर डेफिशिएंसी सॉइल का काफी है तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इन्फिल्ट्रेशन सेटिस्फाई होते चलेगी आपका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होते रहेगा, ये हॉटन ने बताया है। तो इसी कंडीशन को अगर एज्यूम करके चलें और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को कांस्टेंट ना कंसीडर करके चलें
तो मैं ये समझ पाऊंगा कि प्रेसिपिटेशन हो रही है तो इन्फिल्ट्रेशन भी कम हो रहा है, मतलब लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज कोई एक लो इंटेंसिटी का ही रेनफॉल हुआ लेकिन एक लंबे समय तक हुआ, तो चूंकि वो लंबे समय तक हो रहा है तो लंबे समय के दौरान आपका इनिशियली लॉसेस हुआ होगा लेकिन बाद में धीरे धीरे लॉसेस कम हो गया होगा। तो जितना भी मैक्सिमम वाटर है वो ऐसे सरफेस रन ऑफ अपीयर हो रहा होगा। तो सरफेस रन ऑफ अपीयर हो रहा होगा तो उसके भले इस केस में लैग टाइम ज्यादा होगा लेकिन पीक फ्लो, ठीक है, लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो लैग टाइम ज्यादा होगा। लैग टाइम कहने का मतलब है कि कब आपका पीक फ्लो मिलेगा फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्ट्रोम। सेंटर ऑफ स्ट्रोम कहने का मतलब है वो स्ट्रोम, मतलब वो चीज जब आपका मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, वो टाइम पीरियड। रेनफॉल अभी शुरू हुई तो एक टाइम होता है जब आपका मैक्सिमम रेनफॉल होना शुरू होता है ना, तो उसको सेंटर ऑफ स्ट्रोम कहा जाता है। ओके, फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ स्ट्रोम टू कब आपका पीक अपीयर हुआ, कब आपका पीक अपीयर हुआ, तो इसी को हम लैग टाइम डिफाइन करते हैं। तो इस केस में ये जो केस अभी समझाया हूं इस केस में लैग टाइम ज्यादा हो सकता है लेकिन कम इंटेंसिटी का रेनफॉल है लेकिन ज्यादा समय तक हुआ तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं एज्यूम कर रहा, हॉटन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। लॉजिक पूछ सकता है एग्जाम में यार, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट लगा दिया तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन लॉस धीरे धीरे कम हो रहा होगा तो सरफेस रन ऑफ अपीयर होगी तो पीक आपको ज्यादा मिल सकता है। ये कंडीशन भी पॉसिबल है। कुछ कंडीशन ऐसा हो सकता है, देखो जनरली तो यही कंडीशन आप देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से सब चीज को कांस्टेंट करके। अदर वेरिएशंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि कोई किसी तरह का दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। सब आंसर लगाना है ना, छोड़ना नहीं है कुछ। दूसरा चीज सोचो, दूसरा चीज क्या पॉसिबिलिटी है इस केस में कि मान लो रेनफॉल बहुत लंबे समय तक हुई, ड्यूरेशन का बात करें, ड्यूरेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया तो इनिशियली धीरे 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 इन्फिल्ट्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन सेटिस्फाई हो चुका है, उसके बाद भी रेनफॉल हो रही है। अब उसके बाद भी रेनफॉल हो रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर टेबल बढ़ेगा, सॉइल का वाटर टेबल बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ते 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 ग्राउंड पे आ गई। ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल, और यही आपका ग्राउंड लेवल था और वाटर टेबल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा है, बढ़ते 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 ग्राउंड तक आ गई। तो अब जितने भी पानी होंगे तो चूंकि ग्राउंड में पूरा एकदम पानी, ग्राउंड भी तो पानी से भरा हुआ है तो एक तो रिवर वगैरह में इसके कारण भी फ्लो एकदम तो होगी, बेस फ्लो, उसके ज्यादा डिस्चार्ज उसके कारण भी जाएगा। प्लस चूंकि अब जो प्रेसिपिटेशन होगी अब सारा का सारा पानी, ठीक है, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी लॉसेस नहीं, सब पानी आपका अपीयर हो जाएगा रन ऑफ के रूप में, सब सब सब, ठीक है, ग्राउंड वाटर फ्लो का भी कंट्रीब्यूशन होगा। सो ऐसे केसेस में फ्लड 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 होने का चांसेस काफी हाई रहता है, समझ में आ रहा है, बाढ़ आने का चांसेस उस एरिया में काफी हाई रहता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल, कैचमेंट एरिया है, दिस इज योर स्ट्रीम्स, ठीक है, इस तरह से, और एक कैचमेंट एरिया है, सेम कैचमेंट एरिया मान लो, इसी कैचमेंट एरिया पे डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है, कैचमेंट एरिया सेम है, स्ट्रीम्स वगैरह जैसा भी है, ड्रेनेज नेट सब कुछ सेम है। एक केस में क्या, और आउटलेट आपका इधर है, दिस इज योर आउटलेट, और इस केस में ये आउटलेट इधर है, बस डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल रिवर्स हो गया। मतलब पहला केस में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल चल रहा है, आउटलेट से दूर दूर रेनफॉल जा रही है, और दूसरे केस में आउटलेट की तरफ ही रेनफॉल आ रही है, इट इज रेनफॉल डायरेक्शन। तो ये चीज आपका हाइड्रोग्राफ को इफेक्ट करेगा। तो पहला केस में देखो, क्योंकि आउटलेट से दूर की ओर आपका रेनफॉल जा रही है तो रन ऑफ भी थोड़ा लेट से प्रोड्यूस होगा। आप पीक वैल्यू, चूंकि टोटल रेनफॉल सेम है, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम है, पीक बराबर हो सकता है, लेकिन जो हाइड्रोग्राफ का शेप है वो अलग हो सकता है। क्यों, यहाँ पे लैग टाइम जो है, फ्लो टाइम, वाटर का जो फ्लो टाइम है उस चीज पर इफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि रेनफॉल अगर आउटलेट से दूर जा रहा है मतलब ज्यादा पानी कैचमेंट एरिया, मतलब आउटलेट से दूर पे ज्यादा पानी गिरेगा धीरे धीरे, समझ रहा है, तो आपका पीक जो है वो थोड़ा लेट में अपीयर होगा क्योंकि ज्यादा दूर से पानी आएगा फिर, ठीक है। तो पहला केस में जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो राइट स्क्यूड हाइड्रोग्राफ बनेगा,
मतलब इसका पीक जो है राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ रहेगा, राइट स्क्यूड इसको हम कहते हैं, राइट स्क्यूड। दूसरे वाले केस में जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो लेफ्ट स्क्यूड होगा, मतलब पीक जल्दी आ जाएगा, क्यों, लैग टाइम कम होगी। समझ में आ रहा है? दिस इज लेफ्ट स्क्यूड हाइड्रोग्राफ। क्लियर है? तो इस चीज पे आपका इफेक्ट होता है डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल का। नेक्स्ट पैरामीटर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है बाय ए फैक्टर जिसको हम कैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसके बारे में एग्जाम में पूछ चुका है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बारे में कि ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है। तो इट एक्सप्रेस द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहने का मतलब है कि किसी एक कैचमेंट एरिया पे किस एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो मतलब देखो जनरली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवरऑल दी कैचमेंट एरिया, अगर कोई एक बड़ा साइज का कैचमेंट एरिया है तो हर एक कैचमेंट एरिया, हर एक एरिया पे उस पर्टिकुलर कैचमेंट का जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है ये कांस्टेंट रहे, वो वेरी कर सकता है। तो इसी चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अधिक से अधिकतम रेनफॉल हुआ, तो उस एरिया में जो अधिक से अधिकतम रेनफॉल हुआ दैट विल बी रिकॉर्डेड एज योर मैक्सिमम रेनफॉल एट एनी पॉइंट इन द कैचमेंट एरिया। और तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल एट एनी पॉइंट इन कैचमेंट एरिया डिवाइडेड बाय मीन रेनफॉल डेप्थ ओवर द कैचमेंट एरिया। सो दिस रेशियो इज योर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। लेट्स सपोज इसको मैं डीसी कहता हूं शॉर्ट फॉर्म में, क्या क्या लिख दिया, इसको डीसी लिख दिया। तो डीसी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि रेनफॉल जो है वो ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं है, मींस रेनफॉल इज लेस यूनिफॉर्म। तो अगर रेनफॉल लेस यूनिफॉर्म है ना, तो इस केसेस में आपका ऑब्वियसली रन ऑफ जो है ज्यादा मिलेगा। हमने एक कंडीशन देखा था, इंटेंसिटी अगर वेरी करता है, वेरिंग इंटेंसिटी का, तो कभी हो सकता है इंटेंसिटी ज्यादा हो, कभी इंटेंसिटी कम हो। तो ओवरऑल नेट अगर हम देखें तो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस या फिर लॉसेस कम हो जाता है, जिस कारण से आपका रन ऑफ ज्यादा बढ़ जाता है। तो रन ऑफ ज्यादा तो पीक ज्यादा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ज्यादा मतलब रेनफॉल इज लेस यूनिफॉर्म। क्यों, मैक्सिमम रेनफॉल किसी एक पॉइंट पे हुआ होगा डिवाइडेड बाय मीन रेनफॉल तो सेम। तो मैक्सिमम रेनफॉल किसी एक पॉइंट पे ज्यादा हुआ होगा और मैक्सिमम रेनफॉल किसी एक पॉइंट पे ज्यादा है, मतलब अदर एरियाज में जो फॉर गिवन टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कांस्टेंट। तो फॉर ओके फॉर गिवन टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, तो किसी एक एरिया में ज्यादा रेनफॉल हुआ तो अदर एरियाज में कम रेनफॉल हुआ होगा, विद लो इंटेंसिटी हुआ होगा, तो लो इंटेंसिटी लॉसेस लेस, लॉसेस कम हुई होगी। समझ रहा है कि नहीं, लॉसेस कम हुई होगी अगर, तो आपका रन ऑफ ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो पीक बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में हम जोड़ते हैं, फॉर सेम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, फॉर सेम डीसी, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट दोनों कंडीशन में सेम है, दो अलग अलग टाइप ऑफ रेनफॉल है, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट सेम है। लेकिन ये जो मैक्सिमम रेनफॉल जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैक्सिमम रेनफॉल, रेनफॉल, ठीक है, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट सेम, टोटल रेनफॉल डेप्थ भी सेम, सब चीज कांस्टेंट, टोटल रेनफॉल डेप्थ भी सेम, ठीक है। और मान लो लॉसेस जितना हुआ है इस कैचमेंट एरिया में, लॉसेस को भी आप सेम कंसीडर कर लो, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन के केस में जो अभी मैं बताऊंगा, दोनों केस में लॉसेस भी सेम है। तो अब फैक्टर एक चीज प्रभावित करता है, मैक्सिमम रेनफॉल, जिस मतलब मैक्सिमम रेनफॉल का कंसंट्रेशन, ये किस एरिया में हुआ है, तो ये चीज को भी ये चीज जो है ये भी इफेक्ट करता है शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ को। कैसे, देखो, सेम कैचमेंट एरिया है, सेम कैचमेंट एरिया है, ठीक है। अब पहला वाला केस में क्या हुआ, ये स्ट्रीम्स है, ये आउटलेट। दूसरा वाला सेम स्ट्रीम्स, सेम कैचमेंट एरिया है, तो सब कुछ सेम, ड्रेनेज नेट ड्रेनेज एफिशिएंसी सब सेम है ना, सब सेम।
मतलब ये दोनों कैचमेंट एरिया सेम है, जस्ट ड्राइंग यहाँ पे बना रहा हूँ तो कभी भी आइडेंटिकल ड्राइंग नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन मान लो कि सेम कैचमेंट एरिया है, सेम कैचमेंट एरिया, ठीक है। रन ऑफ डेप्थ सेम, जो लॉसेस होगा वो सब भी सेम है, सॉरी रेनफॉल डेप्थ सेम, टोटल रेनफॉल डेप्थ सेम, जो लॉसेस होना है वो भी सेम है। ये आउटलेट, ये भी आउटलेट। देखो अगर जो भी टोटल मैक्सिमम रेनफॉल होना है वो अगर वो भी बराबर है, टोटल मैक्सिमम रेनफॉल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो कंसंट्रेटेड होगा वो भी सेम है, लेकिन ऐसा हुआ है कि पहला वाला केस में रेनफॉल ऐसा था कि उसका इंटेंसिटी कुछ ऐसा था कि ये जो आउटलेट के आसपास वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, और ये जो टोटल एरिया ये भी सेम, जो दूसरा केस में कंसिडर करूंगा, इसमें जो टोटल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ वो भी सेम, जो दूसरे वाले में कंसिडर करूंगा, सब कुछ सेम। बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो आउटलेट के करीब करीब हुआ है, और दूसरे वाले केस में मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो आउटलेट से काफी दूर पे हुआ है, समझ रहे हो? ओके, आउटलेट से काफी दूर पर हुआ है। तो अब मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आउटलेट के करीब हुआ है तो ये पानी जल्दी पहुंचेगा कि नहीं, फ्लो टाइम इसका कम होगा कि नहीं, तो पीक इस केस में जल्दी अपीयर होगा कि नहीं। लेकिन दूसरे केस में ओके, जो क्यूब पीक का मैग्नीट्यूड है, लेट सपोज क्यूब पीक, ये सेम रहेगा दोनों केस में, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन होगा क्या, एक केस में जल्दी पहुंचेगा, दूसरे केस में लेट में पहुंचेगा। क्यों? फ्लो टाइम इस केस में बढ़ जाएगा, तो इस केस का जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो राइट स्क्यूड होगा कि नहीं सेकेंड केस का, समझ रहे हो कि नहीं? लैग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब लैग टाइम पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज भी हो सकता है फॉर सेम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आपका इफेक्ट करता है, मतलब कहने का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करता है, समझ में आया? तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अतिरिक्त और डिफरेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो आपका इफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को, ये सब चीज मैंने बता ही दिया है। विंड का प्रेजेंट, स्लोप ऑफ कैचमेंट सब एक्सप्लेन हो गया है, डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल एक्सप्लेन हो गया, लैंड यूज एंड पैटर्न एक्सप्लेन हो गया है, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन एक्सप्लेन हो गया है, क्लियर है? तो और कुछ बचता नहीं है जो एक्सप्लेन करूं, ये आपका मैक्सिमम है। ओके, तो वेल, तो ये इसी के साथ आपने खत्म कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोग्राफ, शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, और रन ऑफ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब अगला वीडियो में मैं बताऊंगा रन ऑफ के बारे में कि रन ऑफ क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, फिर वहीं से हम हाइड्रोग्राफ का कैलकुलेशन भी शुरू करेंगे, क्योंकि रन ऑफ को मेजर करने का एक टेक्निक है यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, ठीक है? तो हम उसी मेथड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट को, उसका कैलकुलेशन को, उसके सारा डिटेल में घुस जाएंगे। ओके।